हेलो नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम टू हमराज क्लासेस। आज पेपर सॉल्व करेंगे बिहार स्टेट 2024 का। प्रीवियस सेशन में आपने देखा है 2023 का पेपर हमने सॉल्व किया है और आज आप देखें कितने सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपसे 2023 में भी एज इट इज पूछा गया था। क्वेश्चन है द सिस्टम अंडर विच बॉयज एंड गर्ल्स आर अलाउड टू मिक्स विद ईच अदर एंड आर गिवन मैक्सिमम परमिशिबल मिक्सिंग फैसिलिटी बाय सोसाइटी बिफोर मैरिज इज नोन एज। वह प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है और उन्हें शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार्य घुलने मिलने की सुविधा दी जाती है, क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोबेशनरी मैरिज, परवीक्षाधीन विवाह। सेकेंड ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल मैरिज, प्रायोगिक विवाह। थर्ड ऑप्शन है कैंपेनेट विवाह, सहचर विवाह। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है, उन्हें शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार्य घुलने मिलने की सुविधा दी जाती है, वह आपका परवीक्षाधीन विवाह कहलाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रोबेशनरी मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द टर्म सोशियोलॉजी क्वाइंड, समाजशास्त्र शब्द कब गढ़ा गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1838, सेकंड ऑप्शन है 1732, थर्ड ऑप्शन है 1835, फोर्थ ऑप्शन है 1650। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन आपने कई बार किया और आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको टेंशन फ्री होकर पढ़ना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1838। किसने किया था? ऑगस्ट काम्ट ने किया था। इससे पहले इसका नाम क्या दिया गया था? इन्हीं के द्वारा दिया गया था, ऑगस्ट काम्ट के द्वारा ही दिया गया था। ये आपके फादर हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इसका नाम पहले क्या था? सोशल फिजिक्स। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोगोस इन द टर्म ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र शब्द में लोगोस का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है साइंस स्टडी, विज्ञान या अध्ययन। सेकेंड ऑप्शन सोशल सामाजिक, थर्ड ऑप्शन सोसाइटी समाज, फोर्थ ऑप्शन है कैंपेनियन साथी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको भी पता है जो सोशियोलॉजी है आपका दो शब्द से मिलकर बना है। पहला आपका हो जाता है सोशियस और दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है लोगोस। तो कौन से लैंग्वेज से बना ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा सोशियस जो है ये आपका लैटिन लैंग्वेज से बना है और लोगोस किससे बना है? आपका ग्रीक लैंग्वेज से बना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और सोशियस मीन्स क्या होता है? आपका सोसाइटी होता है। वहीं लोगोस की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है? आपका स्टडी बोलिए या फिर साइंस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए साइंस, स्टडी, विज्ञान या अध्ययन। तो हमारा सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑथर्ड द बुक द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स बुक किसने लिखी है? फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट बीरस्टीट, सेकंड ऑप्शन एम.एफ. निमकॉफ, थर्ड ऑप्शन मुजफ्फर सेहरी, फोर्थ ऑप्शन W.G. ऑकबर्न। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन आपसे 2023 में भी पूछा गया था, हमने सॉल्व भी किया था। द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स ये जो बुक है मुजफ्फर सेरिफ के द्वारा लिखा गया है। और इस बुक में सेरिफ ने आपका सामाजिक मानदंड जो सोशल नॉर्म्स होते हैं इनका गठन और इनके प्रभाव और व्यक्ति के व्यवहार पर इनके जो असर होता है इसका गहन अध्ययन किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुजफ्फर सेरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी एनालाइसिस द कॉन्सेप्ट लाइक पर्सनल ट्रबल्स ऑफ मिलियू एंड पब्लिक इशूज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, कौन सा सिद्धांत परिवेश की व्यक्तिगत परेशानियों, सामाजिक संरचना के, सार्वजनिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों जैसी अवधारणाओं का विश्लेषण करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, समाजशास्त्रीय कल्पना। सेकेंड ऑप्शन है शिकागो स्कूल, थर्ड ऑप्शन है सिंथेटिक स्कूल, फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मुलिस्टिक स्कूल, औपचारिक स्कूल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है जो आपका समाजशास्त्रीय कल्पना सिद्धांत है ये परिवेश की व्यक्तिगत परेशानियों, सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों जैसे अवधारणाओं का विश्लेषण करता है। और यह कॉन्सेप्ट हमें यह भी सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमारी व्यक्तिगत समस्याएं अक्सर समाज में व्याप्त सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हो सकती हैं। और जो आपका समाजशास्त्रीय कल्पना है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है, किसके बुक का नाम है आप बताइए? तो जो ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है इसकी संकल्पना आपका सी राइट मिल्स ने दिया है। उनके उस बुक का नाम क्या है जिसमें इन्होंने इस संकल्पना को दिया है? बुक का नाम है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके बना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। वही हम बात करते हैं आपका सिंथेटिक स्कूल एंड फॉर्मुलिस्टिक स्कूल के सपोर्टर का नाम क्या है? और ये आपके एग्जाम में भी बना, चाहे फिर आपका यूजीसी नेट हो या कोई सा भी एग्जाम हो वहाँ पर आपसे ये बना है कि कौन
इसमें बिलोंग करते हैं, सिंथेटिक स्कूल से कौन नहीं करते, और ऐसे ही फॉर्मलिस्टिक स्कूल का भी पूछा जाता है। तो हम ट्रिक के थ्रू देखेंगे जिससे कि आपके ये जहन में रच बस जाए और आपको याद रहे। 2-3 बार आपको ट्रिक को मुंह से बोलना, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। ट्रिक है, सबसे पहले हम सिंथेटिक स्कूल का देखते हैं। ट्रिक है गिने हो दुखी दुखी शोमा। तो गिने से क्या हो गया, हमारे गिन्सबर्ग हो गए। हो से क्या हो जाएगा, हॉबहाउस हो जाएगा। दुखी से क्या हो जाएगा, दुर्खीम। और सो से क्या हो जाएगा, सोरोकिन। और माँ से क्या हो जाएगा, मैनहाइम। तो आपको याद रखना है सिंथेटिक स्कूल के सपोर्टर का नाम क्या है, गिने हो दुखी शोमा। गिने मीन्स गिन्सबर्ग, हो मीन्स हॉबहाउस, दुखी मीन्स दुर्खीम, और सो मीन्स सोरोकिन, माँ मीन्स क्या हो गया आपके, मैनहाइम। अब हम देखेंगे अपना फॉर्मलिस्टिक स्कूल के सपोर्टर का नाम। और ये कई बार क्वेश्चन आपका बना भी है कि जो फॉर्मल स्कूल है इनके फाउंडर का नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, सिमिल हो जाता है। और हम इनके सपोर्टर का नाम देख लेते हैं क्या क्या है फॉर्मल स्कूल के। तो सबसे पहले आप देखिए ट्रिक क्या है, सिबी एंड टॉनी पार्क में भी बेकार बर्गर लाए। तो यहाँ पर देखिए सी मीन्स क्या हो गया, सी मीन्स आपका हो गया सिमिल। वी मीन्स क्या हो गया, वीज मीन्स वॉन वीज हो गए। टॉनी मीन्स क्या हो गया, आपके टॉनीज हो गए। और पार्क मीन्स पार्क हो गए। और मे मीन्स क्या हो गया, आपके मैक्स वेबर हो जाएंगे। और भी से क्या हो जाएंगे, वी से आपके वी वीरकांत हो जाएंगे। और बेकार से क्या हो जाएगा, बेकर हो जाएंगे। और बर्गर से क्या हो जाएगा, बर्गेस हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारे जो फॉर्मल स्कूल है इनके सपोर्टर का नाम क्या क्या है, सिमिल, वॉनबीज, टॉनीज, पार्क, मैक्स वेबर, वीरकांत और बेकर हो गए। और बर्गर से क्या हो जाएगा आपका, बर्गेस हो जाएगा। तो ये आपको नाम याद रखना है, ये आपके फॉर्मल स्कूल के सपोर्टर हैं। आई थिंक आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और आप सब इस ट्रिक के थ्रू इजीली याद कर लेंगे कि कौन कौन इस स्कूल के सपोर्टर हैं, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द डेटा इज सोर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन। जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंडरी, माध्यमिक। सेकेंड ऑप्शन है प्राइमरी, प्राथमिक। थर्ड ऑप्शन है सेकेंडरी एंड प्राइमरी, माध्यमिक और प्राथमिक। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन आपके 2023 में भी पूछा गया था। तो जब डेटा जो मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है इसे प्राथमिक डेटा कहा जाता है, आपका प्राइमरी डेटा कहा जाता है। और मूल स्थान का मीनिंग क्या होता है, वह स्थान, व्यक्ति या साधन जहाँ से कोई जानकारी या डेटा पहली बार उत्पन्न होता है। जैसे जब सेंसस होता है और वहाँ पर घर घर जाकर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, वो आपका प्राइमरी डेटा हो जाता है। जब साइंटिस्ट जो होते हैं आपके लैब में पहली बार उसका परीक्षण कर रहे होते हैं, वह आपका प्राइमरी सोर्स हो जाता है, प्राइमरी डेटा हो जाता है। और जब आप डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे हैं, उससे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये आपका क्या हो जाता है, प्राइमरी डेटा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड, शोध की जानकारी कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन क्वालिटेटिव, गुणात्मक। सेकंड ऑप्शन है क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। थर्ड ऑप्शन है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो रिसर्च होता है इसमें जो डेटा इंक्लूड रहता है उसमें इसको दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका हो जाता है क्वालिटेटिव डेटा, जिसको बोलेंगे गुणात्मक डेटा। और दूसरा हो जाता है क्वांटिटेटिव डेटा, मात्रात्मक डेटा। तो जो आपका गुणात्मक डेटा होता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है, ये आपका क्या होता है, वह डेटा होता है जो संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि यह विवरण विशेषताओं या गुणों को व्यक्त करता है। जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, फोकस ग्रुप डिस्कशन हो गया, प्रेक्षण हो गए, केस स्टडी हो गए, ये सभी आपके किस में आएंगे, क्वालिटेटिव डेटा में आएंगे। इसको आप काउंट नहीं कर सकते। वहीं जो आपका मात्रात्मक डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है, वह डेटा होता है जिसे संख्याओं या मात्राओं में व्यक्त किया जाता है। यह डेटा आपका गणना और सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उपयुक्त किया जाता है। जैसे आपका सर्वे हो गया, क्वेश्चनर बनाया जा रहा है, शेड्यूल हो गया, आपके अनुसूची हो गया, प्रयोग हो गया। और जो स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं और इन सब का जो सोर्स है, ये सब आपका क्या होता है, ये सब क्वांटिटेटिव डेटा में हो जाता है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर वगैरह में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। तो इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। जैसे आप टाइम टेबल भी बनाते हैं तो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक आपका क्वालिटी बेस्ड टाइम टेबल बनाते हैं और दूसरे आपका क्वांटिटेटिव मीन्स कितने आवर्स पढ़ लिया, और एक का ऐसे बनता है मुझे इतने टॉपिक एक दिन में या 2 दिन में ख़त्म करने हैं, ऐसा बनता है एक टाइम टेबल। तो जो आप टाइम के अकॉर्डिंग बना रहे हैं वो आपका क्या हो जाता है, क्वांटिटेटिव, राइट। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ सोशल डायनेमिक्स प्रोपाउंडेड बाई कॉम्ट रेफर्स टू। काम्टे द्वारा प्रतिपादित सामाजिक गतिशीलता का विचार संदर्भित करता है। फर्स्ट ऑप्शन सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, सेकेंड ऑप्शन सोशल स्ट्रक्चर्स सामाजिक संरचना, थर्ड ऑप्शन है सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन है सोशल थॉट सामाजिक विचार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑगस्ट काम्ट जो समाजशास्त्र के आपके फादर भी माने जाते हैं, उन्होंने सामाजिक संरचना और प्रगति को समझाने के लिए सामाजिक गतिकी जो आपका सोशल डायनेमिक्स होता है इसका सिद्धांत प्रेजेंट किया है। और सामाजिक गतिकी क्या होता है आपका, उस प्रक्रिया को दर्शाती है जिसके माध्यम से समाज समय के साथ परिवर्तन और विकास करता है। आपको पता है सोसाइटी जो है आपका स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। विद द पासेज ऑफ टाइम इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑगस्ट काम्ट गेव द नेम ऑफ रिलीजन एज लव ऑफ डैश डैश। ऑगस्ट काम्ट ने धर्म को प्रेम का नाम दिया। फर्स्ट ऑप्शन गॉड भगवान, सेकेंड ऑप्शन मनी पैसा, थर्ड ऑप्शन वर्शिप पूजा, फोर्थ ऑप्शन ह्यूमैनिटी मानवता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑगस्ट काम्ट ने अपने समाज शास्त्रीय दर्शन में मानवता के धर्म रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का विचार प्रस्तुत किया है। उनका मानना था कि आधुनिक समाज में पारंपरिक धर्म की भूमिका धीरे धीरे कम हो रही है और इसलिए उन्होंने एक नए धर्म की संकल्पना की जिसमें मानवता को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ह्यूमैनिटी मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ सोशियोलॉजी इज टू ट्रीट सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स द स्टेटमेंट इज गिवन बाय। समाज शास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में मानना है, कथन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है गिन्सबर्ग, सेकंड ऑप्शन शिमिल, थर्ड ऑप्शन ऑकबर्न और फोर्थ ऑप्शन है दुर्खीम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो समाज शास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में मानना है और यह आपका जो स्टेटमेंट है इमाइल दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। और दुर्खीम ने कहा है कि समाज में मौजूद मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज, कानून, नैतिकता ये सभी क्या है आपके सोशल फैक्ट हैं, सामाजिक तथ्य हैं जिनका अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल सिस्टम 1951 इज द फेमस वर्क ऑफ। द सोशल सिस्टम की प्रसिद्ध कृति है, यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके बुक का नाम है, सोशल सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन है इमाइल डर्कहाइम, सेकंड ऑप्शन है मैक्स वेबर, थर्ड ऑप्शन है टैलकेट पार्सन्स, फोर्थ ऑप्शन है आर.के. मर्टन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द सोशल सिस्टम जो ये बुक है आपका 1951 में पब्लिश हुआ था, किसका है, टैलकेट पार्सन्स का है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी टैलकेट पार्सन्स। और इनके अदर बुक की बात करेंगे भी आपके एग्जाम में ही बनता है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। दूसरी बुक की नाम का बात करें तो क्या हो गया आपका, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, ये भी आपका टैलकेट पार्सन्स की बुक का नाम है। और सोशोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी भी ये आपका टैलकेट पार्सन्स की बुक का नाम है, आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टडीज ऑफ सोशल इंटरैक्शन ग्रुप्स एसेट्रा बिलोंग्स टू डैश डैश सोशियोलॉजी। तो सामाजिक अंतःक्रिया समूह आदि का अध्ययन डैश डैश समाज शास्त्र से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्बन शहरी, सेकंड ऑप्शन मैक्रो, थर्ड ऑप्शन है आपका अप्लाइड लागू, फोर्थ ऑप्शन है माइक्रो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो समाज में सामाजिक अंतःक्रिया जो है आपका समूह आदि का अध्ययन सूक्ष्म समाज शास्त्र से संबंधित है। सूक्ष्म समाजशास्त्र जो आपका माइक्रो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी की एक प्रमुख शाखा है जिसमें समाज में व्यक्तियों के बीच होने वाली छोटी स्तर की सामाजिक अंतःक्रियाओं, समूहों, भूमिकाओं और प्रतीकों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑगस्ट काम्ट पॉजिटिविज्म इज बेस्ड ऑन। ऑगस्ट काम्ट का सकारात्मकतावाद किस पर आधारित है। तो आप देखेंगे आपका जो 2023 में पेपर हुआ उसका 70 to 80% क्वेश्चन डायरेक्ट आपको 2024 में देखने को मिला है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रियल फेनोमेना, वास्तविक घटना, सेकंड ऑप्शन फैंसीफुल इवेंट,
काल्पनिक घटना। थर्ड ऑप्शन है सुपर नेचुरल, अलौकिक। फोर्थ ऑप्शन है मटेरियलिज्म, भौतिकवाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑगस्ट काम्ट का जो पॉजिटिविज्म है, सकारात्मकवाद है, ये वास्तविक घटनाओं, रियल फेनोमेना पर बेस्ड है। और इसका अर्थ क्या है आपका कि कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विज्ञान की ओर देखा और समाज के अध्ययन में केवल उन घटनाओं और तथ्यों को महत्व दिया जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, और वैज्ञानिक विधि जो आपका साइंटिफिक मेथड है, इसके माध्यम से इसको प्रूव कर सकते हैं, सर्टिफाई कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। उनका जो प्रत्यक्षवाद है समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में भी सहायक रहा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रियल फेनोमेना, वास्तविक घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्स ऑफ फिलोसफी विच इज अ सीरीज ऑफ बुक रिटन बाय कॉम्ट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। द कोर्स ऑफ फिलोसफी जो कॉम्ट द्वारा लिखित पुस्तकों की एक श्रृंखला है का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है मिशेल फौकॉल्ट, सेकंड ऑप्शन है हैरियट मार्टिनो, थर्ड ऑप्शन है पियरे बोर्दियू और फोर्थ ऑप्शन है टैलकेट पार्सन्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द कोर्स ऑफ फिलोसफी जो कॉम्ट द्वारा लिखित पुस्तकों की एक श्रृंखला है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हैरियट मार्टिनो के द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हैरियट मार्टिनो। तो हैरियट मार्टिनो के बारे में आपको ये भी याद रखना है, ये आपकी मदर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में जानी जाती है। जैसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट काम्ट को जाना जाता है, वैसे मदर ऑफ सोशियोलॉजी किनको जाना जाता है? हैरियट मार्टिनो को जाना जाता है। इनका जन्म 1802 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और ये आपकी पहली महिला समाजशास्त्री के रूप में भी जानी जाती हैं। और अगर इंडिया में पूछ लिया जाए भारत में समाजशास्त्र की जननी के रूप में किसे देखा जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरावती कर्वे। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर? सामाजिक संरचना क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है द सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड सोशल इंस्टीट्यूशन, ग्रुप्स एंड रिलेशनशिप्स दैट टुगेदर फॉर्म अ सोसाइटी। परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्थाओं, समूहों और रिश्तों का समूह जो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आर रैंडम सिस्टम ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, सामाजिक मानदंडों और मूल्यों की एक यादृच्छिक प्रणाली। और थर्ड ऑप्शन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन अ सोसाइटी, किसी समाज की भीतर संसाधनों का वितरण। फोर्थ ऑप्शन है द इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर ऑफ पीपल विद इन अ सोसाइटी, किसी समाज के भीतर लोगों का व्यक्तिवादी व्यवहार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में पूछा गया था। सामाजिक संरचना जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है, समाज का वह ढांचा है, वह स्ट्रक्चर है जो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, समूहों, रिश्तों, भूमिकाओं और नियमों के बीच के संबंधों को रिप्रेजेंट करता है। और यह समाज में व्यक्तियों के बीच संबंधों और उनके सामाजिक व्यवहार को व्यवस्थित और नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और सामाजिक संरचना एक स्थायी और संगठित व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत समाज की विभिन्न इकाइयां कार्य करती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्थाओं, समूहों और रिश्तों का समूह जो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सोशल स्ट्रक्चर? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना में शामिल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली, गवर्नमेंट, एजुकेशन एंड रिलीजन, सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, शिक्षा और धर्म। सेकेंड ऑप्शन है सोशल हायरार्कीज सच एज क्लास, रेस एंड जेंडर, सामाजिक पदानुक्रम जैसे वर्ग, नस्ल और लिंग। थर्ड ऑप्शन है सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज दैट गाइड बिहेवियर विद इन अ सोसाइटी, सामाजिक मानदंड और मूल्य जो समाज के भीतर व्यवहार को निर्देशित करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन अ सोसाइटी, किसी समाज के भीतर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी समाज के भीतर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन सामाजिक संरचना में शामिल नहीं है। और आपका ये सभी जो आपके इंस्टीट्यूशन, परिवार, शिक्षा, धर्म, क्लास, रेस, जेंडर और जो आपके सोशल नॉर्म, वैल्यूज, ये सभी आपके सोशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। बट जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है जो सोसाइटी में पाया जाता है, ये आपका सामाजिक संरचना के पार्ट में शामिल नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन अ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज अ पैटर्न्ड सिस्टम, यह एक प्रतिरूपित प्रणाली है। सेकेंड ऑप्शन है इट इज हायरार्कली ऑर्गेनाइज्ड, यह पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित है। थर्ड ऑप्शन है इट इज शेप्ड बाय इंडिविजुअल्स पर्सनल
प्रेफरेंसेस, यह व्यक्तियों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से आकार लेता है। फोर्थ ऑप्शन है इट इज इंटरकनेक्टेड, यह आपस में जुड़ा हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक संरचना की विशेषता कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सामाजिक संरचना आपका पैटर्न सिस्टम भी होता है, हायरार्कली या ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है। और क्या लिखा है? शेप्ड बाय इंडिविजुअल्स पर्सनल प्रेफरेंसेस। तो जो ये आपका है, यह व्यक्तियों की प्राथमिकताओं से आकार लेता है, यह सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और जो सामाजिक संरचना आपका इंटरकनेक्टेड भी होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? संरचनात्मक कार्यात्मकता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अ थियरी दैट व्यूज सोशल स्ट्रक्चर्स एज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। सिद्धांत जो सामाजिक संरचना को परस्पर संबंधित भागों की एक प्रणाली के रूप में देखता है, जो सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है अ थियरी दैट सीज सोशल स्ट्रक्चर्स एज द रिजल्ट ऑफ ऑन गोइंग स्ट्रगल्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स विद कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। एक सिद्धांत जो सामाजिक संरचना को प्रतिस्पर्धी हितों और मूल्यों वाले विभिन्न समूहों के बीच चल रहे संघर्ष के परिणाम के रूप में देखता है। थर्ड ऑप्शन है अ थियरी दैट फोकसेस ऑन हाउ इंडिविजुअल्स क्रिएट एंड मेंटेन सोशल स्ट्रक्चर थ्रू देयर इंटरेक्शंस विद वन अनदर। एक सिद्धांत जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से सामाजिक संरचना कैसे बनाते हैं और बनाए रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है अ थियरी दैट व्यूज सोशल स्ट्रक्चर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ जेंडर रिलेशंस। एक सिद्धांत जो सामाजिक संरचना को लिंग संबंधों के उत्पाद के रूप में देखता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से आपसे पूछा गया कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो संरचनात्मक कार्यात्मकता है क्या होती है। तो क्या होता है आपका? जो संरचनात्मक कार्यात्मकता सिद्धांत है जो सामाजिक संरचना को परस्पर संबंधित भागों की एक प्रणाली के रूप में देखता है, जो सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन वायलेंट क्राइम्स इन्वॉल्व द। अहिंसक अपराधों में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन इन्फोर्सिंग, लागू करना। सेकंड ऑप्शन थ्रेट ऑफ फोर्स, बल का खतरा। थर्ड ऑप्शन है थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की चोरी। फोर्थ ऑप्शन है कमिटिंग क्राइम, अपराध करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संपत्ति की चोरी अहिंसक अपराधों में शामिल है। इसमें वायलेंस का कोई जगह नहीं रहती है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति की संपत्ति या वस्तु को उसके अनुमति के बिना, उसके कॉन्सेंट के बिना ले लिया जाता है, लेकिन इसमें बल का प्रयोग नहीं किया जाता, कोई हिंसा नहीं होती है। यह आपका अहिंसक अपराध की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें आपका कोई भी फिजिकल हार्म नहीं किया जाता, हर्ट नहीं किया जाता, ना ही ग्रीवियस हर्ट होता, ना ही हिंसक आचरण इसमें आपका इंक्लूड रहता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। और कौन से सेक्शन में डील करता है आपका भारतीय न्याय संहिता की? आपको बताया गया था प्रीवियस सेशन में जब पढ़ाया गया था। अगर याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहां पर आपको थेफ्ट का, स्नैचिंग का, इन सबका भी सेक्शन बताया गया था। तो आप सबको ही पता है आपका भारतीय न्याय संहिता आया जो आपका 1 जुलाई 2024 से सबके ऊपर एप्लीकेबल है। इसके बाद से जो भी ऑफेंस किया जा रहा है उनके ऊपर क्या एप्लीकेबल है? भारतीय न्याय संहिता। उससे पहले क्या एप्लीकेबल था? जो भी 1 जुलाई 2024 से पहले जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है या जेल वगैरह में, तो उनके ऊपर जो चार्ज लगा वो IPC का लगा है और उसी के अकॉर्डिंग ही वो अभी गवर्न कर रहा है। मैं कॉलेज को कितना भी कुछ भी बोल लें, बट अगर आप नया जो क्रिमिनल लॉ लाया भी गया उसको भी आप देखेंगे एज इट इज, कहीं ना कहीं मैकॉले की ही झलक उसमें भी देखने को मिलती है। बट वही है ना, पुराने सामान में नया लेबल चिपका देना, वैसा ही मुझे लगता है, बट जो भी है। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लीडर इन अ ग्रुप डज नॉट डिपेंड ऑन। किसी समूह में नेता किस पर निर्भर नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है अथॉरिटेरियन अप्रोच, सत्तावादी दृष्टिकोण। सेकंड ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का वितरण। थर्ड ऑप्शन है रैपोर्ट विद इंडिविजुअल मेंबर्स, व्यक्तिगत सदस्यों के साथ तालमेल। फोर्थ ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनेमिक्स, समूह की गतिशीलता को समझना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी समूह में नेता केवल सत्तावादी दृष्टिकोण, जो उसका अथॉरिटेरियन अप्रोच होता है, इस पर डिपेंड नहीं होता है। जो लीडरशिप होता है, नेतृत्व का मीनिंग है केवल आदेश देना या कठोर नियंत्रण रखना नहीं होता है। एक प्रभावी नेता वह होता है जो समूह को प्रेरित करता है, मार्गदर्शन करता है, उसको गाइड करता है और सभी सदस्यों की भागीदारी को इंश्योर करता है
और सत्तावादी नेतृत्व में नेता निर्णय थोपता है और टीम के विचारों या भावनाओं को महत्व नहीं देता, जिससे समूह में असंतोष और असहमति बढ़ सकती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस पर डिपेंड नहीं करता है, आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए अथॉरिटेरियन अप्रोच, सत्तावादी दृष्टिकोण। Next question, who are the prominent sociologists who mainly analyzed the functionalist perspective of social stratification? वे प्रमुख समाजशास्त्री कौन हैं जिन्होंने मुख्य रूप से सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण किया? फर्स्ट ऑप्शन किंग्सले डेविस एंड विल्बर टी मोर है। सेकेंड ऑप्शन है घुरिये एंड थॉमस मोर। थर्ड ऑप्शन है मैक्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स। फोर्थ ऑप्शन है पार्सन्स एंड कोजर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वे प्रमुख सोशोलॉजिस्ट आपके किंग्सले डेविस और विल्बर टी मूर हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण किया है। और डेविस और मूर का मानना था कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है आवश्यक है और अपरिहार्य है, क्योंकि यह समाज के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक भूमिकाओं को भरने में मदद करता है। जो सोसाइटी का स्मूथ फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये किसके अकॉर्डिंग है? आपका किंग्सले डेविस एंड विल्बर टी मूर के अकॉर्डिंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस एंड विल्बर टी मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड एंग्लो इंडियंस? भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं एंग्लो इंडियंस के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है पार्ट 15, सेकेंड ऑप्शन है पार्ट 14, थर्ड ऑप्शन है पार्ट 13, फोर्थ ऑप्शन है पार्ट 16। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 में आपका क्या दिया गया? 15 में आपका इलेक्शन दिया गया है। वहीं 14 की बात करें तो आपका 14 में क्या दिया गया है? यहाँ पर यूनियन स्टेट के अंदर जो सर्विसेज होती हैं वे आपका 14 में दिया गया है। और हम 13 की बात करें तो इसमें क्या है, जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर में ट्रेड एंड कॉमर्स होता है वो आपका पार्ट 13 में दिया गया है। और हम 16 की बात करें तो 16 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 में ही आपका बताया गया स्पेशल प्रोविजन दिया गया है सर्टेन क्लासेस के रिगार्डिंग, जैसे आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस और एंग्लो इंडियंस वाला तो आपका अमेंडमेंट लाके हटा ही दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पार्ट 16। तो पार्ट की जब बात आई तो ये बहुत ईजी है याद करने का, आप सबको याद भी होगा क्योंकि जीके जीएस में आपसे पूछा भी जाता है। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। तो पहले पार्ट में आपका क्या आ जाता है? यूनियन एंड उसकी टेरिटरी का नाम आ जाएगा। दूसरे में आपका सिटीजनशिप आ जाएगा। तीसरे में क्या आ जाएगा? तीसरा भी इजी, आपका फंडामेंटल राइट आ जाएगा। चौथे में आपका डीपीएसपी आएगा। और पांचवें में क्या आता है? पांचवा भी आपका इजी, पांचवें में आपका आ जाएगा यूनियन और छठे में आपका स्टेट आ जाएगा। तो ये तो सबको याद रहता है, स्टार्टिंग के कुछ हैं। फिर सातवें में कुछ नहीं आएगा क्योंकि सातवां आपका रिपील्ड कर दिया गया था, क्योंकि जो अभी हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं आपका इतने स्टेट हैं, इतने यूनियन टेरिटरी वगैरह है। पहले पार्ट वाइज में डिवाइड था, वो आपका 7 शेड्यूल में आता था, मीन्स 7 पार्ट में आता था, जिसको बाद में रिपील कर दिया गया है। तो 7th वाले पार्ट में आपका कुछ भी नहीं है। और 8th में आपका क्या आ जाता है? यूनियन टेरिटरी आ जाती है। और 9th की हम बात करें, 9th में आपका पंचायत आ जाएगा। और पंचायत में भी हम 9 का 2 पार्ट हो जाता है। पहला आपका 9A हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाता है? 9B आ जाता है। 9A में आपको म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी, वहीं पर 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो प्रोविजन है ये देखने को मिलेगा। ये नया बाद में ये दोनों आपका इंसर्ट हुआ था, अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। और 10th जो पार्ट है ये आप ध्यान से याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल जो एरियाज है इसके बारे में जिक्र किया गया है। 11th में आपको पता है यूनियन एंड स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वह आपका 11 में डील करता है। वहीं हम 12 की बात करें, इसमें आपका फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट की बात करेगा आपका 12 वाला पार्ट। और 13 हमने देख लिया है क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स है। और 14 भी आपने देखा कि सर्विसेज अंडर यूनियन और स्टेट की जो सर्विसेज है वह आपका 14 में आ जाएगा। और ट्रिब्यूनल्स का जिक्र कहाँ किया गया? 14A में किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 15 इलेक्शन चल ही रहा है, बिहार में बहुत गरमाया हुआ है इलेक्शन, तो इलेक्शन का प्रोविजन कहाँ पर दिया गया, किस पार्ट में दिया गया है? पार्ट 15 में दिया गया। और इसका सेक्शन भी देख लीजिए, सेक्शन नहीं आता है इसमें, आर्टिकल होता है। तो कौन से आर्टिकल में ही डील करता है? आर्टिकल 324 से 329A तक डील करता है आपका इलेक्शन। और ये पार्ट क्या है? पार्ट आपका 15 है। और 16 आपको बता दिया गया। 17 में आपका लैंग्वेज आ जाएगा। और 18 में क्या आ जाएगा? इमरजेंसी का प्रोविजन आ जाएगा।
और 19 किससे डील करता है? 19 में आपका मिसलेनियस पोर्शन है जो कहीं नहीं रखा गया, वो आपका 19 में रख दिया गया है। और 20 आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से डील करता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है वो आपका पार्ट 20 के अकॉर्डिंग ही होता है। और 21 में आपका टेम्परेरी, ट्रांजिशनल, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है 21 में। वहीं हम 22 की बात करें तो इसमें आपका शॉर्ट टाइटल और क्या दिया गया है, जो डेट कमेंसमेंट की है ये दिया गया है आपका पार्ट 22 में। तो आपका 1 to 22 पार्ट भी हमने देख लिया। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 नंबर के बन जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। सेकंड ऑप्शन है नेशनल चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। थर्ड ऑप्शन है नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। फोर्थ ऑप्शन है नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वह होता है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कोई आर्टिकल दिया रहता है, उसके तहत वह एस्टैब्लिश किया जाता है, वह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। और जो किसी एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया जाता है वह आपका स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगा, जो किसी स्टैट्यूट के द्वारा बनाया जाएगा। तो यह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये तो अभी आपने पढ़ा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आपका आर्टिकल किसमें दिया गया? आर्टिकल 338 में दिया गया, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, ये आपका किसी आर्टिकल के तहत नहीं बनाया गया है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं बनाया, ये एक्ट के थ्रू बनाया गया है, तो ये हमारा नहीं होगा। और नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आप देखेंगे तो ये आपका कौन से आर्टिकल में बना है? बाद में ही बनाया गया था, 338B में बनाया गया था, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो हमारा दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए भी और ऑप्शन सी भी, क्योंकि ये दोनों ही आपका किसी आर्टिकल के तहत फॉर्म किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है आपका जो आर्टिकल है 338, इसके 2 पार्ट है। पहला आपका हो जाएगा 338A, दूसरा हो जाएगा 338B। तो ये तीनों ही आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहीं पर हम 338 की बात करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा 338 में आपका आ जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। वहीं 338A की बात करेंगे तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट आ रहे हैं, यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स। वहीं हम 338B की बात करेंगे तो इसमें आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आ जाएगा। तो ये आपका बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और याद रखना है, अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, अगर वहाँ पर कमीशन ने आंसर जो दिया है फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसका आंसर रॉन्ग दिया है, तो अगर फिर से आप एग्जाम देने जा रहे हैं फैक्चुअल है तो आपको करेक्ट आंसर ही चूज करना है जो आपके बुक्स में दिया गया जो कि आपका करेक्ट है, तब वहाँ पर आप कमीशन का नहीं देखेंगे। बट अगर कहीं एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो वहाँ पर एनालिसिस के बेसिस पे होता है कि हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, कमीशन कैसे कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी बात आप मान सकते हैं। बट अगर फैक्चुअल क्वेश्चन में कोई एरर है, जैसे आपने प्रीवियस सेशन में आपने देखा भी था, कई ऐसे क्वेश्चन था जो सामने से ही देख के लग रहा था इसका आंसर ये होगा, बट कुछ और आंसर आपके कमीशन ने दे दिया था, तो उसको आपको सही करना। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन में एरर है तो आपको जब नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप करेक्ट ही लगाएंगे। तो ये बात आपको अपने जहन में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द पेपर ऑफ डेविस एंड मूर रेफर्स टू द फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन? डेविस और मूर के किस पेपर में स्तरीकरण में कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता का सिद्धांत। सेकंड ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, विभाजन का सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का सिद्धांत। फोर्थ ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण का सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डेविस और मूर ने जो उनका शोध पत्र था सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ये इनके शोध पत्र का नाम था, जो रिसर्च पेपर था, उनके थीसिस का पेपर था, उसका नाम क्या था? नाम याद रख लीजिए, क्या है? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन।
तो ये इनके रिसर्च पेपर जो है उसका नाम था। इसमें स्तरीकरण के कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया डेविस और मूर के द्वारा। उन्होंने यह समाज में स्थिरता, उत्पादकता और दक्षता बनाए रखने का साधन बताया। हालांकि इसे सामाजिक असमानता को बढ़ावा देने के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इंसिस्टेंस ऑफ डेविस एंड मूर अबाउट द अराइजिंग ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण के उद्भव के बारे में डेविस और मूर का आग्रह क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता। सेकंड ऑप्शन है सोशल डिविजनिंग, सामाजिक विभाजन। थर्ड ऑप्शन सिमिलैरिटी, समानता। फोर्थ ऑप्शन है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेविस एंड मूर से काफी क्वेश्चन पूछ लिया गया, इस बार भी मे भी आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता। तो सामाजिक स्थिरीकरण के उद्भव के बारे में डेविस और मूर का आग्रह सामाजिक असमानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस आर। बी आर अंबेडकर के अकॉर्डिंग सामाजिक न्याय के मुख्य घटक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। सेकेंड ऑप्शन है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, नॉलेज एंड सोशल इक्वालिटी, आर्थिक सुरक्षा, ज्ञान और सामाजिक समानता। थर्ड ऑप्शन है यूनिटी, डिग्निटी एंड एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए एकता, सम्मान और शिक्षा। फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस, मोरालिटी एंड पब्लिक कॉन्साइंस, न्याय, नैतिकता और सार्वजनिक विवेक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय को समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की स्थापना से जोड़ा है। उनका मानना था कि जब तक समाज में जाति आधारित भेदभाव, असमानता और शोषण बना रहेगा तब तक सामाजिक न्याय संभव नहीं हो सकता। और ये तीन वर्ड आपका प्रियम्बल में भी यूज किया गया है और ये आपका कहाँ से लिया गया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के मुख्य घटक क्या हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस एम्स टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू। सामाजिक न्याय का उद्देश्य निम्नलिखित में से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। फर्स्ट ऑप्शन है सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। सेकंड ऑप्शन है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र। थर्ड ऑप्शन है पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक न्याय का आपका जो एम है, समाज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। सामाजिक न्याय एक ऐसे समाज की परिकल्पना करता है जहां सभी लोग समान अवसरों के साथ गरिमा और स्वतंत्रता से जीवन जी सकें। यह जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज भी होता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड पर्सनल फ्रीडम भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? इन सभी जो भी सोशल इकोनॉमिक चेंजेस हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, पर्सनल फ्रीडम है, इन सभी से रिलेटेड जो भी मुद्दे उनका समाधान करना आपका सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन डैश डैश। जाति व्यवस्था डैश डैश पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है रिलीजन, धर्म। सेकेंड ऑप्शन है इंडोगैमी, अंतर विवाह। थर्ड ऑप्शन है मैरिज, विवाह। फोर्थ ऑप्शन है रीजन, क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जाति प्रथा भारत में एक सामाजिक वर्गीकरण प्रणाली है जो लोगों को जन्म के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करती है। व्यवस्था मुख्य रूप से धर्म, सामाजिक स्थिति और वंशानुक्रम पर आपका बेस्ड होता है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद संविधान में जाति आधारित जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको समाप्त करने के लिए कई कानून का भी प्रोविजन लागू किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, रिलीजन, धर्म। तो जाति व्यवस्था धर्म पर आधारित है। द कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज अ मैरिज ऑफ वुमेन विद अ मैन ऑफ हायर वर्ण और सुपीरियर कास्ट। एक स्त्री का उच्च वर्ण या श्रेष्ठ जाति के पुरुष के साथ विवाह है। फर्स्ट ऑप्शन हाइपरगैमी, सेकेंड ऑप्शन हाइपोगैमी, थर्ड ऑप्शन अनुलोमा, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिलोमा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का अनुलोमा और प्रतिलोमा होने की वजह से इसको करेक्ट नहीं माना गया है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको आपको बस सिंपली मेल और फीमेल लिख लेना है और देख लेना है कौन इसका आपका इन्फीरियर है कौन सुपीरियर है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, एक स्त्री का उच्च वर्ण या श्रेष्ठ जाति के पुरुष के साथ विवाह, मीन्स यहाँ पर जो पुरुष है आपका श्रेष्ठ है और जो फीमेल है ये आपका लोअर वर्ण की आएगी या इन्फीरियर कास्ट की आएगी। तो ये आपका मैरिज कैसा हो जाएगा, हाइपरगैमी हो जाएगा, जिसको आपका अनुलोम विवाह बोला जाता है। अगर पुरुष आपका श्रेष्ठ है तो ये अनुलोम विवाह कहा जाएगा, हाइपरगैमी कहा जाएगा। इन जनरल माना जाता है कि पुरुष बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, तो इस ट्रिक से आप याद रखिएगा हाइपरगैमी। कोई अपने ऊपर नहीं लीजिएगा कि मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ, मुझे हाइपर कैसे बोला जा रहा है, तो इन जनरल बताया जा रहा है, ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हाइपरगैमी हो गया। तो यहाँ पर ये विवाह कैसा माना जाएगा, मेल अगर आपका सुपीरियर होगा तो ये हाइपरगैमी में आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है हाइपरगैमी। और अगर फीमेल आपकी सुपीरियर कास्ट की होगी तो ये विवाह आपका कैसा कहलाएगा, हाइपोगैमी। इसका ऑपोजिट हो जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। बस इसको तो बना लेना है आपका जब भी एग्जाम में आए, अदरवाइज आप क्वेश्चन आ रहा होगा बट अगर गलत इंटरप्रेट कर लेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसका फ्रेमिंग है थोड़ा सा चेंज किया गया है। बस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा, उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की स्त्री से विवाह। और यहाँ क्या लिखा, एक स्त्री का उच्च वर्ण या श्रेष्ठ जाति के पुरुष के साथ विवाह। कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात वही है। तो यहाँ पर क्या है, उच्च जाति का पुरुष है, यहाँ पर भी मेल आपका क्या है, उच्च जाति का, फीमेल आपकी लोअर कास्ट की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हाइपरगैमी। और अनुलोमा और प्रतिलोमा नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, 2023 में भी आपका पूछा गया था। तो हाइपोगैमी में क्या हो जाएगा, अगर फीमेल आपकी श्रेष्ठ होती तो आपका हाइपोगैमी हो जाता, बट यहाँ पर मेल आपका श्रेष्ठ है तो आपका कौन सा विवाह हो जाएगा, हाइपरगैमी। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया, इस बार भी आपके एग्जाम में आ ही सकता है, आएगा ही मुझे लगता है, जहाँ तक आएगा तो आप लोग बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टर्म कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश डैश, जाति शब्द की उत्पत्ति डैश डैश से हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है लैटिन, सेकेंड ऑप्शन है स्पेनिश, थर्ड ऑप्शन है पोर्तुगीज, फोर्थ ऑप्शन है ग्रीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जाति शब्द की उत्पत्ति आपका जो पोर्तुगीज लैंग्वेज है, पुर्तगाली भाषा का जो शब्द है, शब्द क्या है, कास्टा, ये सब हमने पढ़ा था, कास्टा, इससे हुआ है, जिसका अर्थ है वंश या शुद्ध नस्ल। तो भारत में जाति शब्द संस्कृति के जन शब्द से आया है, जिसका अर्थ है जन्म से प्राप्त पहचान। जाति व्यवस्था जो है आपका भारत में एक जन्म आधारित सामाजिक विभाजन प्रणाली है, जो समाज में ऊंच नीच, पेशागत बंधन और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पोर्तुगीज, पुर्तगाली। तो जो आपका जाति शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, पुर्तगाली भाषा से हुई है, पोर्तुगीज से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ घुरिये विच रेफर टू द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। घुरिये की उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें भारत में जाति व्यवस्था का उल्लेख है। फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन साधु, सेकंड ऑप्शन है कास्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत में जाति व्यवस्था, थर्ड ऑप्शन है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, भारत में जाति और नस्ल, फोर्थ ऑप्शन है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में रिश्तेदारी संगठन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो घुरिये की बुक जो आपका भारत में जाति और नस्ल है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इसमें भारत में जाति व्यवस्था का उल्लेख किया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कास्ट एंड रेस इन इंडिया, भारत में जाति और नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ किनशिप सिस्टम maternal uncle enjoys a preeminent place in the life of his nephews and nieces as a matter of convention, the kinship usage is called dash dash। यदि रिश्तेदारी व्यवस्था में परंपरा के तौर पर मामा को अपने भतीजे और भतीजियों के जीवन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त होता है तो रिश्तेदारी के उपयोग को डैश डैश कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस सेशन में पूछा गया था, बताया ही गया था। आपका फर्स्ट ऑप्शन है एवनकुलेट, सेकेंड ऑप्शन मैट्रियार्कल, थर्ड ऑप्शन एमिटेट, फोर्थ ऑप्शन है कोवेट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पिता से भी ज़्यादा तरजीह आपका किसको दिया जाता है, मामा जी को दिया जाता है। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एवं कुलेट। और जो कोविड होता है ये आपका सहकष्टी होता है, इसमें जैसा कष्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक वाइफ सह रही होती वैसा ही सेम प्रिटेंड आपका हस्बैंड को भी करना होता है कोविड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है आपका, इन अ मुस्लिम मैरिज अ वाइफ कैन ऑब्टेन रिलीज फ्रॉम हर मैरिज बाय गिविंग कॉन्सेंट्रेशन टू द हस्बैंड हुज कंसेंट इज एसेंशियल।
दिस इज कॉल्ड। मुस्लिम विवाह में एक पत्नी अपने पति का ध्यान रखते हुए जिसकी सहमति आवश्यक है अपनी शादी से मुक्ति पा सकती है, कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन डावर, दहेज। यहाँ पर गलत इंग्लिश में हिंदी में आपका ट्रांसलेट किया गया। डावर का मतलब यहाँ पर मेहर होता है, ना कि दहेज। और सेकंड है आपका मुबारक। थर्ड ऑप्शन है खुला। फोर्थ ऑप्शन है तलाक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुस्लिम विवाह में एक पत्नी अपने पति का ध्यान रखते हुए जिसकी सहमति आवश्यक है अपनी शादी से मुक्ति पा सकती है, इसे क्या कहते हैं? खुला कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी खुला। तो आपको ध्यान में रखना, जो डावर है, जो आपका डावरी प्रोहिबिशन एक्ट है, इसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये मुस्लिम का अपना एक कस्टम है। तो ये दहेज नहीं है। डावर को दहेज से आप नहीं जोड़ सकते। डावर आपका मुस्लिम में एक कस्टम के तहत दिया ही जाता है मैरिज में। जो वर पक्ष होता है उसके द्वारा वर पक्ष को नहीं, मीन्स वर को वधु को देना होता है, जो शादी के समय दिया जाता है, या फिर उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इस टाइम पर देना है, तो वो आपका डावर कहलाता है। वो दहेज में नहीं आता है। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में डावर की मनाही नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम अंडर विच बॉयज एंड गर्ल्स आर अलाउड टू मिक्स विद ईच अदर एंड आर गिवन मैक्सिमम परमिशिबल मिक्सिंग फैसिलिटी बाय सोसाइटी बिफोर मैरिज इज नोन एज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, 2023 में ही पूछा गया, अभी इसी पेपर में 2 बार पूछ लिया गया। एक दो क्वेश्चन 2 बार आपका पूछ लिया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोबेशनरी मैरिज, परिवीक्षाधीन विवाह। तो वह प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है और शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार्य मिश्रण की सुविधा दी जाती है, वह आपका परिवीक्षाधीन विवाह कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिज विद इन द क्लास इज नोन एज। वर्ग के भीतर विवाह को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एंडोगैमी, अंतर विवाह। सेकंड ऑप्शन है एक्जोगैमी, बहिर्विवाह। थर्ड ऑप्शन है एंसेस्ट टैबू, अनाचार वर्जित। फोर्थ ऑप्शन है शोरोरीट, शाली विवाह को कहा जाता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब विवाह समान सामाजिक वर्ग या जाति या समुदाय के भीतर होता है तो इसको आपका एंडोगैमी बोलते हैं, अंतर विवाह कहते हैं, या फिर स्वजातीय विवाह भी आपका ये कहा जाता है। इसका मेन एम क्या होता है? आमतौर पर समान सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बनाए रखना होता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, एंडोगैमी, अंतर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश में बी डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री। तो यहाँ पर भी है आपका डैश डैश को बहुविवाह और बहुपतित्व के संयोजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन मोनोगैमी, सेकंड ऑप्शन है आपका लेविरेट, थर्ड ऑप्शन है शोरोरेट और फोर्थ ऑप्शन है ग्रुप मैरिज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समूह विवाह जो आपका ग्रुप मैरिज है, आप देखिएगा जो आपका बिहार कमीशन आपका एग्जाम बनाता है वो इंग्लिश का हिंदी में एज इट इज ट्रांसलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी हिंदी बहुत रॉन्ग हो जाता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं। तो जो समूह विवाह होता है, ग्रुप मैरिज होता है, इसमें बहुविवाह और बहुपतित्व के संयोजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है आपका ग्रुप मैरिज को। समूह विवाह में कई पुरुष और कई महिलाएं आपसी सहमति से विवाह करते हैं और सभी को पति पत्नी का दर्जा प्राप्त होता है। इसमें प्रत्येक पुरुष को समूह की सभी महिलाओं पर समान अधिकार होता है और प्रत्येक महिला को समूह के सभी पुरुषों पर समान अधिकार होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें आपको बहुविवाह और बहुपतित्व के संयोजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है? ग्रुप मैरिज को। क्योंकि मोनोगैमी में क्या, मोनोगैमी में तो आपका एक ही विवाह होता है। लेविरेट में आपका क्या होता है? लेविरेट में आपका देवर विवाह को कहते हैं, जो देवर के साथ विवाह हो रहा है पति के इंतकाल के बाद, और अगर पत्नी के इंतकाल के बाद जो विवाह हो रहा है वो आपका शोरोरेट में आ जाता है। और ग्रुप मैरिज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आफ्टर मैरिज हस्बैंड लिव्स इन द रेजिडेंस ऑफ हिज वाइफ द सिस्टम इज नोन एज। जब विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के निवास स्थान पर रहता है तो इस व्यवस्था को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, कहाँ पर? 2023 में, बट वहाँ पर आपका ऑप्शन ही रॉन्ग बना दिया गया था, ऑप्शन दिया ही नहीं गया था। बट वो आंसर तो देंगे ही, चाहे ऑप्शन आपको दें या ना दें। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पैट्रोनिमिक फैमिली, संरक्षक परिवार। सेकंड ऑप्शन पैट्रियार्कल फैमिली, पितृसत्तात्मक परिवार। थर्ड ऑप्शन है ओरिएंटेशन फैमिली, अभिविन्यास परिवार। फोर्थ ऑप्शन है मैट्री लोकल रेजिडेंस फैमिली, मातृसत्तात्मक निवास परिवार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी मैट्रिलोकल रेजिडेंस फैमिली, मात्र सत्तात्मक निवास परिवार। तो जब विवाह के बाद पति अपने पत्नी के निवास स्थान पर रहता है तो इस व्यवस्था को मात्र सत्तात्मक निवास परिवार मैट्रिलोकल रेजिडेंस फैमिली कहा जाता है। और यह प्रथा भारत में आपको गारो, खासी और नायर में प्रचलित है। तो ध्यान में रखना कहाँ पर है, गारो, खासी और कहाँ देखने को मिलता है आपको, नायर्स में। और जबकि हम अधिकांश भारतीय समाज में आप देखेंगे तो यहाँ पर पितृसत्तात्मक निवास प्रणाली पैट्री लोकल सिस्टम अधिक प्रचलित है, जिसमें पत्नी जो है पति के घर में जाती है। ये आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं जो भी विवाहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली इन विच स्पाउसेस देयर ऑफस्प्रिंग एंड अदर रिलेटिव्स थ्रू मैरिज लिव टुगेदर इज कॉल्ड एज, वह परिवार जिसमें पति पत्नी, उनकी संतानें और विवाह के माध्यम से अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंजुगल फैमिली, वैवाहिक परिवार। सेकंड ऑप्शन कंजिंगुइनियस फैमिली, सजातीय परिवार। थर्ड ऑप्शन है मोनोगैमस फैमिली, एकांगी परिवार। फोर्थ ऑप्शन है पॉलीएंड्रस फैमिली, बहुपत्नी परिवार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह परिवार जिसमें पति पत्नी, उनकी संतानें और विवाह के माध्यम से अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं वह वैवाहिक परिवार आपका कंजुगल फैमिली कहलाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कंजुगल फैमिली। और सजातीय परिवार जो कंजिग्यूनियस फैमिली, इसमें कैसे आ जाएंगे, जैसे आपके भाई बहन ये सभी आपके कंजिग्यूनियस फैमिली में आ जाएंगे, जो फैमिली आपको जन्म से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मेन फोकस इन टीम बिल्डिंग, टीम निर्माण में औपचारिक संगठन मुख्य फोकस है। सेकंड ऑप्शन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज प्लान्ड बाय मैनेजमेंट, औपचारिक संगठन की योजना प्रबंधन द्वारा बनाई जाती है। थर्ड ऑप्शन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन का एक भाग है। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो औपचारिक संगठन की योजना प्रबंधन द्वारा बनाई जाती है। कहने का मतलब है कि औपचारिक संगठन वह संरचना होती, वह स्ट्रक्चर होता है जिसे किसी संस्थान या संगठन में पूर्व निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं, नीतियों के अनुसार स्थापित किया जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से जिम्मेदारियां, भूमिकाएं, अधिकार, राइट्स निर्धारित होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज प्लान्ड बाय मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व्ड एनुअली, विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 27 जनवरी, सेकंड ऑप्शन 27 फरवरी, थर्ड ऑप्शन 27 मार्च, फोर्थ ऑप्शन है 27 अप्रैल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में पूछा गया। आपको बताया गया 70 to 80% क्वेश्चन आपका एज इट इज प्रीवियस ईयर से ही पूछ लिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 27 फैब। तो और इसको मनाने के पीछे मेन एम क्या होता है, पहले बात एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताया गया था, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका मेन एम क्या होता है, जो गैर सरकारी संगठन है इनके महत्व, उनके कार्य, समाज में उनके योगदान को पहचानना और सराहना करना है। इस दिन को मनाने के पीछे मेन उद्देश्य, और एनजीओ का पूरा नाम आपको बताया गया नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आपको याद रखना है। और इसे हिंदी में ही आपका गैर सरकारी संगठन कहा जाता है। ये संगठन समाज में विभिन्न सामाजिक, पर्यावरणीय, शैक्षिक, स्वास्थ्य और मानवाधिकार संबंधी मुद्दों पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल डैश डैश इन अ सोसाइटी, पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप, राजनीतिक दल समाज में मौलिक डैश डैश को प्रतिबिंबित करते हैं, पार्टियां समाज का एक हिस्सा होती हैं और इस प्रकार उनमें भागीदारी शामिल होती है। फर्स्ट ऑप्शन है सोशल डिविजन्स, सामाजिक विभाजन। सेकंड ऑप्शन है इकोनॉमिक डिविजन्स, आर्थिक प्रभाग। थर्ड ऑप्शन है रिलीजियस डिविजन्स, धार्मिक विभाजन। फोर्थ ऑप्शन है पॉलिटिकल डिविजन्स, राजनीतिक विभाजन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राजनीतिक दल जो है आपका पॉलिटिकल पार्टीज है, समाज में मौलिक राजनीतिक विभाजन को प्रतिबंधित करते हैं। और जो पार्टियां हैं समाज का एक हिस्सा होती हैं, राजनीतिक समाज में विभिन्न विचारधाराओं, जो आइडियोलॉजीज हैं, हित हैं, उनके इंटरेस्ट हैं या समूहों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। वे समाज के किसी विशेष वर्ग, समुदाय या विचारधारा का समर्थन करते हैं और उनके हितों को राजनीतिक मंच पर उठाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पॉलिटिकल डिविजन्स, राजनीतिक विभाजन। तो राजनीतिक दल समाज में मौलिक राजनीतिक विभाजन को प्रतिबिंबित करते हैं, पार्टियां समाज का एक हिस्सा होती हैं और इस प्रकार उनमें भागीदारी शामिल होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में डैश डैश सरकार के किसी भी अन्य रूप से कहीं बेहतर है। फर्स्ट ऑप्शन है थियोक्रेसी धर्मतंत्र, सेकेंड ऑप्शन ओलिगार्की कुलीन तंत्र, थर्ड ऑप्शन डिक्टेटरशिप तानाशाही, फोर्थ ऑप्शन है डेमोक्रेसी लोकतंत्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है सरकार के किसी भी अन्य रूप से कहीं बेहतर है। लोकतंत्र क्या होता है? आपका एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें जनता को सरकार चुनने अपनी बात कहने का राइट होता है। यह प्रणाली व्यक्ति की स्वतंत्रता गरिमा और समानता को इंश्योर करने में अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर का बिंदु क्या है? तो इसका बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? द मैनेजर आर द लीडर्स इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन while in case of informal organization the manager may or may not be the leaders and the leaders are chosen by the groups। तो औपचारिक संगठन के मामले में प्रबंधक नेता होते हैं जबकि अनौपचारिक संगठन के मामले में प्रबंधक नेता हो भी सकते हैं नहीं भी और नेता समूह द्वारा चुने जाते हैं। तो ये कुछ सही लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर वाइल इनफॉर्मल इज रिजिड इन नेचर। ऐसा नहीं है, जो आपका औपचारिक संगठन है प्रकृति में आपका लचीला नहीं होता क्योंकि इसमें रूल रेगुलेशन नॉर्म्स ये सारी चीज़ें होती, जबकि जो अनौपचारिक संगठन है इसकी कठोर प्रकृति का होता है। तो कठोर प्रकृति का नहीं होता क्योंकि ये आपका इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, तो ये आपका ऑपोजिट दिया गया, तो ये तो हमारा होगा नहीं। और नेक्स्ट है ओनली द मैनेजर्स आर द लीडर्स इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा यहाँ पर क्या लिखा? द मैनेजर आर लीडर इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि क्या है? ओनली द मैनेजर आर द लीडर्स इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसके लीडर्स आपके क्या होते हैं? केवल प्रबंधक नेता ही होते हैं। वाइल इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर्स मे और मे नॉट बी द लीडर्स एंड द लीडर्स आर चोजन बाय द ग्रुप्स। तो जो अनौपचारिक संगठन है इसके मामले में प्रबंधक नेता हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते और नेता समूहों द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ आपका ए से ज़्यादा करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है? ऑप्शन सी दिख रहा है। आगे देखते हैं बोथ द मैनेजर्स आर द लीडर्स इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन while in case of informal organization the managers may or may not be the leaders and the leaders are chosen by the groups and फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल इन नेचर। जो फॉर्मल है उसका फ्लेक्सिबल नेचर दे रहे हैं जबकि फ्लेक्सिबल नेचर नहीं, कैसा होगा? रिजिड इन नेचर होगा क्योंकि ये अपने रूल एंड रेगुलेशन के तहत चलता है, जबकि इनफॉर्मल तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। केवल औपचारिक संगठन के मामले में प्रबंधक नेता होते हैं जबकि अनौपचारिक संगठन के मामले में प्रबंधक नेता हो भी सकते हैं और नहीं भी और नेता समूहों द्वारा चुने जाते हैं। तो 95% केसेस में आपका ओनली वाला क्वेश्चन जो होता है रॉन्ग हो जाता है, बट यहाँ पर आपका ओनली वाला आंसर ही क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स बिकम अवेयर ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज इज। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक मूल्यों के प्रति जागरूक होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण। सेकंड ऑप्शन है पॉलिटिकल बिहेवियर, राजनीतिक व्यवहार। थर्ड ऑप्शन पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति। फोर्थ ऑप्शन है पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक मूल्यों के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को समाज में प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था, विचारधारा, जो आइडियोलॉजीज होती है, अधिकार है, उनके राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, इसकी समझ क्या है? प्राप्त होती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश डैश पुअर आर द पीपल हु मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी ऑन अ रेगुलर बेसिस। डैश डैश गरीब वह लोग हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओकेजनली, कभी कभी। सेकंड ऑप्शन है क्रॉनिक। थर्ड ऑप्शन है चर्निंग, मंथन। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रॉनिक गरीब वह लोग हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं। तो क्रॉनिक पुअर आर द पीपल हु मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्रॉनिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिएंट पुअर। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी गरीब का हिस्सा है। फर्स्ट ऑप्शन है चर्निंग पुअर, मंथन गरीब। सेकंड ऑप्शन है ओकेजनली पुअर, कभी कभी गरीब। थर्ड ऑप्शन है बोथ चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर आर करेक्ट। मंथन गरीब और कभी कभी गरीब दोनों सही है। फोर्थ ऑप्शन है आपका बोथ चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, मंथन गरीब और कभी कभी गरीब दोनों गलत है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो मंथन गरीब जो आपके चर्निंग पुअर है और कभी कभी गरीब जो ओकेजनली पुअर है, दोनों ही अस्थायी गरीब का हिस्सा हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज कॉज एलिनेशन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है द डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। सेकेंड ऑप्शन है द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति की संस्था। थर्ड ऑप्शन है कैश नेक्सस ऑफ कॉमर्शियल रिलेशनशिप्स, वाणिज्यिक संबंधों का नकद गठजोड़। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग अलगाव का कारण क्या है, श्रम का विभाजन भी है और निजी संपत्ति की संस्था भी है, वाणिज्यिक संबंधों का गठजोड़ भी है आपका, और श्रम की प्रक्रिया में दोहराव और उबाऊ काम और श्रम का वस्तुकरण। तो ये सभी आपका कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण हो सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल वेजेस एक्ट सिग्निफाइज, समान वेतन अधिनियम दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन लॉ दैट डील्स विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स, कानून जो परिवार से संबंधित मामलों से संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन लॉ प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल जॉब फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, कानून में प्रावधान है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान नौकरी के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है एन एक्ट विच सिग्निफाइज दैट ऑल वर्क इनसाइड द होम इज डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली, एक अधिनियम जो दर्शाता है कि घर के अंदर का सारा काम परिवार की महिलाओं द्वारा किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है आर रेडिकल लॉ अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, भेदभावपूर्ण रवैये और श्रम के लैंगिक विभाजन के खिलाफ एक क्रांतिकारी कानून। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो समान वेतन अधिनियम 1976 का है आपका, भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका मेन एम क्या है, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना है। और यह अधिनियम लैंगिक भेदभाव को रोकने और कार्यस्थल पर समानता स्थापित करने के लिए बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लॉ प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल जॉब फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। सेकंड ऑप्शन ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। थर्ड ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शिक्षा का निजीकरण वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण परिणाम है, जहां शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ गई है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है आपका, दुनिया के देशों के बीच व्यापार, संस्कृति, कल्चर, टेक्नोलॉजी और विचारों का आदान प्रदान, जिससे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन आता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी आर, समाजशास्त्र के अनुसार धन, आय, संपत्ति है। फर्स्ट ऑप्शन सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी। सेकेंड ऑप्शन है कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक पूंजी। थर्ड ऑप्शन इकोनॉमिक कैपिटल, आर्थिक पूंजी। फोर्थ ऑप्शन है टोकन कैपिटल, प्रतीकात्मक पूंजी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो समाजशास्त्र में आर्थिक पूंजी जो इकोनॉमिक कैपिटल है, इसका अर्थ क्या होता है, उन सभी आर्थिक संसाधनों से जो व्यक्ति या समूह के पास होते हैं और जिनका उपयोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे धन, आय और संपत्ति इत्यादि, ये सभी हो गया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इकोनॉमिक कैपिटल। तो समाजशास्त्र के अनुसार धन, आय, संपत्ति क्या है, आर्थिक पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है लैंड, भूमि। सेकंड ऑप्शन लेबर, श्रम। थर्ड ऑप्शन मनी, पैसा। फोर्थ ऑप्शन कैपिटल, पूंजी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपका, ये 4 टाइप का है और इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, ये याद करने का भी तरीका बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या है, LLC,
एल से क्या हो गया आपका लैंड, दूसरे एल से क्या हो गया आपका लेबर, तीसरे से क्या हो गया कैपिटल, और चौथा ई क्या हो गया, ई आपका हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, जो बिजनेसमैन है। तो सबको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल रहा होता है। जिसने अपना लैंड दिया उसे क्या मिलेगा, उसको तो मिलेगा आपका रेंटल इनकम मिलेगा, और जो लेबर है उसको क्या मिलेगा, उसका वेजेस मिलेगा, सैलरी मिलेगी, और जो कैपिटल जिसने लगाया उसको क्या मिलेगा, उसका इंटरेस्ट मिलेगा। जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जिनको साहसी भी बोलते हैं, बिजनेसमैन, इनको क्या मिलता है, इनको प्रॉफिट मिलता है। तो हर किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंड आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, मनी नहीं आता है, और कैपिटल आ जाएगा। तो LLC हमारे ऑप्शन में है, ई नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मनी, पैसा। और आप सभी को सेशन पसंद आ रहा हो तो जिन बच्चों ने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु हैज अट्रीब्यूटेड कॉम्प्रीहेंसिवनेस, interdependence and existence of boundaries as the three major properties of political system। व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं के अस्तित्व को राजनीतिक व्यवस्था के तीन प्रमुख गुण किसने बताया है। फर्स्ट ऑप्शन है बेबर, सेकंड ऑप्शन है आमंड। देख लीजिए यहाँ पर ट्रांसलेट करके बादाम कर दिया गया है। और आप सबको जब प्रीवियस सेशन में पढ़ाया जाए तो वहाँ पर जो ऑफिशियल आंसर की और बुकलेट भी मिला था तो उसी के थ्रू पढ़ाया जा रहा था। तो वहाँ पर इंग्लिश का ही मिला था, तो हिंदी का ही मिला था, तो वहाँ पर बादाम था। तो वही मैं भी सोच रही थी क्या नाम है बादाम, बट यहाँ पर देखिए आपका आमंड है, तो उनको ही हमारे यहाँ ट्रांसलेट करके बादाम कर दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शिमल, और फोर्थ ऑप्शन है कोजर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं के अस्तित्व को राजनीतिक व्यवस्था के तीन प्रमुख गुण किसने बताया, आमंड ने बताया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य विहीन समाज की अवधारणा से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है सोशलिज्म, समाजवाद, सेकेंड ऑप्शन इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, थर्ड ऑप्शन आइडियलिज्म, आदर्शवाद, फोर्थ ऑप्शन एनार्किज्म, अराजकतावाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अराजकतावाद जो एनार्किज्म है ये सिद्धांत राज्यविहीन समाज की अवधारणा से रिलेटेड है। अराजकतावाद एक सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा है जो राज्य सरकार और किसी भी प्रकार के केंद्रीय सत्ता के विरोध में है, और यह सिद्धांत मानता है कि समाज को बिना किसी सरकार या राज्य के भी व्यवस्थित और स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा सकता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एनार्किज्म, अराजकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ऑफ एक्सीलेंट गवर्नेंस। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्कृष्ट शासन की नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, सेकंड ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, थर्ड ऑप्शन है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, फोर्थ ऑप्शन है रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लाल फीताशाही जो रेड टैपिज्म है ये उत्कृष्ट शासन की विशेषता नहीं है। उत्कृष्ट शासन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो, ट्रांसपेरेंसी हो, रूल ऑफ लॉ हो, कानून का शासन हो, निष्पक्षता हो और जनता के प्रति संवेदनशीलता हो। ये इनके प्रमुख लक्षण होते हैं किसी एक्सीलेंट गवर्नेंस का। बट आपका रेड टैपिज्म नहीं होता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिटिस्ट थ्योरी holds that the power is always concentrated in the hands of। अभिजात्यवादी सिद्धांत मानता है कि सत्ता सदैव किसके हाथों में केंद्रित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रीस्टली क्लास, पुरोहित वर्ग, सेकंड ऑप्शन मिलिट्री क्लास, सैन्य वर्ग, थर्ड ऑप्शन सिविल सर्वेंट्स, सिविल सेवक, फोर्थ ऑप्शन है आई स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिट्स, संभ्रांत लोगों का छोटा समूह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अभिजात्यवादी सिद्धांत मानता है कि सत्ता सदैव संभ्रांत लोगों का छोटा समूह के हाथों में केंद्रित होती है, और इस सिद्धांत के अनुसार यह छोटे समूह की समाज के प्रमुख निर्णयों को प्रभावित करते हैं और शासन के विभिन्न पहलुओं पर कंट्रोल रखते हैं, जबकि आम नागरिकों का प्रभाव जो है बहुत सीमित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिट्स, संभ्रांत लोगों का छोटा समूह है। तो अभिजात्यवादी सिद्धांत मानता है कि सत्ता सदैव किसके हाथों में केंद्रित होती, संभ्रांत लोगों का छोटा समूह के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी विच
आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्पोज्ड। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा अनुच्छेद लगाया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये भी बताया गया था आपकी इमरजेंसी कौन से पार्ट में आता है, ये अभी अभी जस्ट बताया गया था, आप बता सकते हैं। वो आपका 352 से स्टार्ट होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 352 से 360 तक के बीच की रेंजिंग है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 352, जिसको डिटेल में हमने जब प्रीवियस 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे थे तब हमने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 के तहत घोषित किया जाता है, और एक ऐसी स्थिति है जब केंद्र सरकार को लगता है कि देश की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह या युद्ध जैसी स्थिति से खतरा है, तब ये आर्टिकल लगता है आपका। आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट वॉज पास्ड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? आपातकाल के दौरान कौन सा संशोधन पारित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन 40, सेकंड ऑप्शन 42, थर्ड ऑप्शन 44, फोर्थ ऑप्शन 46। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपातकाल के दौरान आपका 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये आपका आया था 1976 में, पारित किया गया था। और यह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण संशोधन था, जिसे भारतीय लोकतंत्र में कई मौलिक बदलावों के रूप में लागू किया गया। और इस संशोधन को आपातकाल संशोधन भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में आपका, आप सभी को पता है कि 1975 से 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और आपको ध्यान में रखना, जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसी को आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और जो आप पढ़ते हैं क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही जोड़ा गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका किसके रिकमेंडेशन पर लाया गया था? सरदार सरोवर सिंह कमेटी के अनुशंसा पर, उनके रिकमेंडेशन पर लाया गया था। और आपका जो मूल संविधान था उसमें किसी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र नहीं था। फिर आपका जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आया, तब इसमें आपका 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखी गई, जो कि अभी हमारा प्रेजेंट टाइम में पूछ लिया जाए तो कितना है फंडामेंटल ड्यूटीज़? आपका 11 है, जो कि आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके 11th ड्यूटी को जोड़ा गया था। और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में काफ़ी चीज़ें चेंज कर दिया गया था, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसकी कुछ चीज़ों को फिर चेंज किसमें किया गया, जो रिवर्ट बैक किया गया, जैसे पहले स्थिति थी वही मेंटेन करने की कोशिश की गई। कुछ चीज़ों को चेंज किया गया जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। किसमें चेंज किया गया था? जब जनता पार्टी की सरकार आती, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपका चेंज कर दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर्स टू इनैक्ट ओबीडियंस हुज स्टेटमेंट इज दिस? प्राधिकरण आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति है, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटो का, सेकंड ऑप्शन है मोश का, थर्ड ऑप्शन हेनरी फ्योल और फोर्थ ऑप्शन है मैकॉले। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राधिकरण आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति, या कथन आपका हेनरी फ्योल का है। और फ्योल आपके एक प्रमुख प्रबंधन सिद्धांतकार थे, जिन्होंने संगठनात्मक प्रबंधन और शासन के सिद्धांतों को स्थापित किया। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर? भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन 1961, सेकंड ऑप्शन 1982, थर्ड ऑप्शन 1985, फोर्थ ऑप्शन 2001। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना आपका 1982 में हुआ था। और इस विश्वविद्यालय का नाम आपका आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी था, जिसे बाद में आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जाने लगा था। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मेन एम क्या था? उन छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करना था जो नियमित रूप से कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं जा सकते, और इसे आपका डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है, जैसे आपका इग्नू वगैरह, ये सब भी आपका ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी की बात किया जा रहा था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1982। और ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू? समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है?
फर्स्ट ऑप्शन है स्पेशल टीचिंग टू डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, विकलांग छात्रों के लिए एक विशेष शिक्षण। सेकेंड ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान। थर्ड ऑप्शन है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू डिसेबल्ड एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स, विकलांग और सामान्य छात्रों को समान शैक्षिक अवसर। फोर्थ ऑप्शन है स्पेशल एजुकेशन इन स्पेशल स्कूल्स, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि विकलांग और सामान्य छात्रों को समान शैक्षिक अवसर, ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक या सांस्कृतिक बैकग्राउंड से हों, समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसका उद्देश्य होता है कि विशेष रूप से उन बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना है जो विकलांगता, लिंग, भाषा, धर्म या किसी अन्य कारण से शिक्षा से डिप्राइव रह सकते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू डिसेबल्ड एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय है? फर्स्ट ऑप्शन है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सेकेंड ऑप्शन है एमएचआरडी। थर्ड ऑप्शन है एनसीटीई। फोर्थ ऑप्शन है एनसीईआरटी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो एनसीईटी है आपका, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्स बॉडी है। इसके जो स्थापना है आपका 1995 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। और इसका एम क्या है? पूरे देश में शिक्षक शिक्षा के लिए योजना बनाया और समन्वय करना और गुणवत्ता बनाए रखना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एनसीटीई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच फिलोसफी फेवर्स द स्टेटमेंट मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। कौन सा दर्शन मनुष्य सभी चीजों का माप है कथन का समर्थन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है रियलिज्म, यथार्थवाद। सेकेंड ऑप्शन प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारिकता। थर्ड ऑप्शन है आइडियलिज्म, आदर्शवाद। फोर्थ ऑप्शन नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकृतिवाद दर्शन मनुष्य सभी चीजों का माप है कथन का समर्थन करता है। आपका प्रकृतिवाद मानता है कि प्रकृति ही वास्तविकता का अंतिम स्रोत और आधार है। यह दर्शन मानवीय अनुभवों और इंद्रियों और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। मनुष्य और उसका अस्तित्व प्रकृति का ही एक हिस्सा है और वह उसी के नियमों के अधीन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विवेकानंदास फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इंक्लूड। विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन आइडियलिज्म, आदर्शवाद। सेकेंड ऑप्शन नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। थर्ड ऑप्शन प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद। फोर्थ ऑप्शन है नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म ऑल। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारिकता सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वामी विवेकानंद की शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद, आइडियलिज्म हो गया आपका, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म हो गया आपका, और व्यवहारवाद, प्रैग्मेटिज्म हो गया। इन सभी का समावेश देखने को मिलता है। उनके विचारों में मानवतावाद, व्यवहारिकतावाद और आध्यात्मिकता है, इसका सुंदर समन्वय है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज अ फील्ड ऑफ। शिक्षा का दर्शन का एक क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन अप्लाइड फिलॉसफी, व्यवहारिक दर्शन। सेकंड ऑप्शन प्योर फिलॉसफी, शुद्ध दर्शन। थर्ड ऑप्शन नेचुरल फिलॉसफी, प्राकृतिक दर्शन। फोर्थ ऑप्शन सोशल फिलॉसफी, सामाजिक दर्शन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा दर्शन एक ऐसा क्षेत्र है जो दार्शनिक सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करता है। इसे व्यवहारिक दर्शन, अप्लाइड फिलॉसफी भी कहा जाता है क्योंकि यह शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य, पद्धति और मूल्यांकन से संबंधित दार्शनिक मुद्दों का विश्लेषण करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अप्लाइड फिलॉसफी, व्यवहारिक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिवाइडिंग ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, इनइक्वालिटी एंड हायरार्की। भेदभाव, असमानता और पदानुक्रम के आधार पर समाज में लोगों का विभाजन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सोशल क्लासिफिकेशन, सामाजिक वर्गीकरण। सेकेंड ऑप्शन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। थर्ड ऑप्शन सोशल डिफरेंशिएशन, सामाजिक भेदभाव। फोर्थ ऑप्शन हायरार्की, पदानुक्रम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का अर्थ है समाज में व्यक्तियों और समूहों का विभिन्न आधारों पर विभाजन करना। यह विभाजन मुख्यतः आपका भेदभाव, डिफरेंशिएशन, असमानता, इनइक्वालिटी और पदानुक्रम, हायरार्की पर आधारित होता है। सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यक्तियों की स्थिति, अधिकार, सम्मान और संसाधनों तक पहुंच को निर्धारित करता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द की फाउंडर ऑफ सिखिज्म? सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। सेकेंड ऑप्शन गुरु नानक। थर्ड ऑप्शन द प्रोफेट मोहम्मद। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। इनका जन्म 1469 को राय भोई की तलवंदी, जो कि अब ननकाना साहिब, जो कि आपका पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर हुआ था। और गुरु नानक देव जी ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जाति पात और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया और मानवता, प्रेम, समानता और सेवा का संदेश दिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुरु नानक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ही बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। डैश डैश कहते थे धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि राजनीति को धर्म से प्राप्त नैतिकता द्वारा निर्देशित होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी। सेकंड ऑप्शन है सरदार पटेल। अभी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी मनाई गई। आपको बताना कौन से नंबर की जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में काफी इंपॉर्टेंट रहा इनकी इस बार की जयंती। और थर्ड ऑप्शन है गांधी जी। फोर्थ ऑप्शन है नेहरू। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि राजनीति को धर्म से प्राप्त नैतिकता द्वारा निर्देशित होना चाहिए ताकि समाज में सत्य, न्याय और मानवता की स्थापना हो सके। गांधी जी की बात करें, इनके अकॉर्डिंग धर्म का अर्थ केवल धार्मिक रीति रिवाजों या पूजा पद्धति से नहीं था, बल्कि नैतिकता, सत्य और अहिंसा जैसे मूल्यों पर आधारित था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गांधी जी। तो गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ बिलीफ, वैल्यू एंड प्रैक्टिस दैट अ पर्सन होल्ड्स स्पिरिचुअली इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक रूप से धारण किए गए विश्वास, मूल्य और अभ्यास की प्रणाली कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है डिविनिटी, दिव्यता। सेकंड ऑप्शन वर्शिप, पूजा। थर्ड ऑप्शन फेथ, आस्था। फोर्थ ऑप्शन है रिलीजन, धर्म। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक रूप से धारण किए गए विश्वास, मूल्य और अभ्यास की प्रणाली धर्म कहलाती है। यह केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नैतिकता, आध्यात्मिकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी शामिल होता है। धर्म व्यक्ति को न केवल ईश्वर से जोड़ता है, बल्कि समाज में प्रेम, सहिष्णुता और शांति का संदेश भी देता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रिलीजन, धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रेड इज रिलेटेड विद। पवित्र की अवधारणा किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी। सेकंड ऑप्शन है प्रोफेन, अपवित्र। थर्ड ऑप्शन सुपर नेचुरल, अलौकिक। फोर्थ ऑप्शन है पावर, शक्ति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पवित्रता जो सैक्रेड है, इसका कॉन्सेप्ट का संबंध अक्सर अलौकिक तत्वों, जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है या पावर है, उनसे जोड़ा जाता है। विभिन्न धर्मों और विश्वास प्रणालियों में पवित्रता को उन वस्तुओं, स्थानों, व्यक्तियों, अवधारणाओं के रूप में देखा जाता है जिन्हें दिव्य, ईश्वरीय या आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुपर नेचुरल, अलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज क्लासिफाइड रिलीजन एंड मैजिक एज सैक्रेड एंड साइंस एज अनहोली। धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र की श्रेणी में किसने रखा है? फर्स्ट ऑप्शन है मॉर्गन। सेकंड ऑप्शन मेलानोस्की। थर्ड ऑप्शन रैडक्लिफ ब्राउन। फोर्थ ऑप्शन दुर्खीम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र की श्रेणी में भी मेलानोस्की ने रखा है। मेलानोस्की ने धर्म और जादू को पवित्र श्रेणी में रखा क्योंकि ये लोगों की आस्था, विश्वास और अलौकिकता से जुड़े हैं। वहीं विज्ञान को लौकिक कहा क्योंकि यह प्रमाण, तर्क और व्यवहारिकता पर आधारित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेलानोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन टू मैजिक, रिलीजन एंड साइंस। जादू, धर्म और विज्ञान में क्या समानता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन।
अवलोकन और प्रयोग, सेकेंड ऑप्शन इक्वल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य पर समान प्रभाव। थर्ड ऑप्शन है ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द अननोन, अज्ञात की ओर उन्मुखीकरण। फोर्थ ऑप्शन है ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द सुपर नेचुरल, अलौकिक की ओर उन्मुखीकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जादू, धर्म और विज्ञान में समानता है, अज्ञात की ओर उन्मुखीकरण। तो जादू, धर्म और विज्ञान तीनों ही मानवीय प्रयास है जो अज्ञात, जो अननोन है, उसको समझने और उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास करते हैं। हालांकि इनका दृष्टिकोण और विधि अलग अलग होती है, फिर भी इनका उद्देश्य जो है वो अज्ञात का सामना करना और उससे निपटना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द अननोन, अज्ञात की ओर उन्मुखीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड द रिलीजन इज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स सुपर ह्यूमन पावर्स। धर्म अलौकिक शक्तियों के प्रति एक दृष्टिकोण है की परिभाषा किसने दी? फर्स्ट ऑप्शन मैकाइवर, सेकंड ऑप्शन पेज, थर्ड ऑप्शन ऑकबर्न, फोर्थ ऑप्शन गिन्सबर्ग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धर्म जो है आपका अलौकिक शक्तियों के प्रति एक दृष्टिकोण है, ये डेफिनेशन आपका ऑकबर्न ने दिया है। और उनके अकॉर्डिंग धर्म केवल अनुष्ठानों और परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता है जो वह अलौकिक शक्तियों के प्रति रखता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑकबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड एजुकेशन फॉलो सोशल चेंज। किसने कहा शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? फर्स्ट ऑप्शन है दुर्खीम, सेकंड ऑप्शन जॉनसन, थर्ड ऑप्शन ओटावे, फोर्थ ऑप्शन डेवी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओटावे ने कहा है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है। कहने का मतलब है कि जब समाज में बदलाव होता है तो शिक्षा प्रणाली भी उसी के अनुरूप बदलती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ओटावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोर क्रूशियल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ डिजायर्ड सोशल चेंज इन इंडिया। भारत में वांछित सामाजिक परिवर्तन लाने के अधिक महत्वपूर्ण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिसोर्सेज, सामाजिक संसाधनों का विकास। सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का विकास। थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन का विकास। फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधनों का विकास। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत जैसे विविध और विकासशील देश में वांछित सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक संसाधनों का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक संसाधन वह कारक हैं जो समाज के विकास में सहायक होते हैं, जैसे मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, संस्थान, सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक पूंजी आदि। और यदि सामाजिक संसाधनों का उचित विकास किया जाए तो समाज में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिसोर्सेज, सामाजिक संसाधनों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सोशल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन में शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन चेंज इन एजुकेशनल लेवल, शैक्षिक स्तर में बदलाव। सेकंड ऑप्शन है चेंज इन पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक स्थिति में बदलाव। थर्ड ऑप्शन है चेंज इन इन्वायरमेंट, पर्यावरण में परिवर्तन। फोर्थ ऑप्शन है चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे में बदलाव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है जो व्यक्ति के विचार, व्यवहार और जीवन शैली को प्रभावित करता है। जब समाज में शिक्षा का स्तर बदलता है तो यह व्यापक रूप से सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है। शिक्षा केवल ज्ञान का प्रसार ही नहीं करती, बल्कि यह सामाजिक मूल्यों, दृष्टिकोण और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चेंज इन एजुकेशनल लेवल, शैक्षिक स्तर में बदलाव आपका सामाजिक परिवर्तन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सोशल चेंज अकर्स ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन लंबे समय में धीरे धीरे होता है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है एवोल्यूशनरी चेंज, विकासवादी परिवर्तन। सेकंड ऑप्शन है रेवोल्यूशनरी चेंज, क्रांतिकारी परिवर्तन। थर्ड ऑप्शन है प्लान्ड चेंज, नियोजित परिवर्तन। फोर्थ ऑप्शन है अनप्लान्ड चेंज, अनियोजित परिवर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विकासवादी सामाजिक परिवर्तन एक धीमी और दीर्घकालिक प्रक्रिया है और जो समाज में धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से घटित होती है। इसमें समाज के विचार, मान्यताएं, रीति रिवाज, सामाजिक संस्थाएं और जीवन शैली धीरे धीरे बदलती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एवोल्यूशनरी चेंज, विकासवादी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल चेंज बाय अफेक्टिंग द वे पीपल लिव एंड वर्क। कौन सा कारक लोगों के रहने और काम करने के तरीके को प्रभावित करके
सामाजिक परिवर्तन में योगदान दे सकता है? फर्स्ट ऑप्शन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी प्रगति। सेकंड ऑप्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। थर्ड ऑप्शन है पॉलिटिकल मूवमेंट, राजनीतिक आंदोलन। फोर्थ ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, ये वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर एक गंभीर चुनौती बन चुका है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो टेम्परेचर होता है उसमें वृद्धि, मौसम में अस्थिरता, वर्षा की अनिश्चितता, सूखा, बाढ़ और समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बल्कि समाज के जीवन और कार्य करने के तरीके को भी बदल देते हैं। और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का कारक बन गया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन? सामाजिक पुनर्निर्माण का अंतिम लक्ष्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है परपेचुएटिंग सिस्टमिक बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, सतत प्रणालीगत पूर्वाग्रह और भेदभाव। सेकंड ऑप्शन है रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम, मौजूदा सामाजिक संरचनाओं और प्रणालियों को सुदृढ़ करना। थर्ड ऑप्शन है चैलेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोशल स्ट्रक्चर्स फॉर ग्रेटर इक्विटी एंड जस्टिस, अधिक समानता और न्याय के लिए सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना और बदलना। फोर्थ ऑप्शन है मेंटेनिंग द स्टेटस को ऑफ सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्थाओं की यथास्थिति बनाए रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक पुनर्निर्माण का अंतिम लक्ष्य अधिक समानता और न्याय के लिए सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना और बदलना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चैलेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोशल स्ट्रक्चर्स फॉर ग्रेटर इक्विटी एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी इज डैश डैश इन नेचर। भारतीय समाज स्वभावता है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइबल, आदिवासी। सेकंड ऑप्शन है प्लूरलिस्टिक, बहुलवादी। थर्ड ऑप्शन है रूरल, ग्रामीण। फोर्थ ऑप्शन है अर्बन, शहरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय समाज स्वभावतः बहुलवादी है। भारतीय समाज अपनी बहुलतावादी संरचना के लिए जाना जाता है। बहुलतावाद का मतलब क्या होता है? विविधता में एकता। भारत में विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और जीवन शैली के लोग एक साथ रहते हैं। इस विविधता में के बावजूद, जो डाइवर्सिटी है, इन सब के बावजूद समाज में सांस्कृतिक सहिष्णुता, आपसी सद्भाव और सामाजिक एकता बनी रहती है। यही विशेषता भारतीय समाज को बहुलतावादी बनाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्लूरलिस्टिक, बहुलवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डैश डैश वर्नास बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर डैश डैश वर्णों में विभाजित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 5, फोर्थ ऑप्शन 7। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था। ये 4 वर्ण क्या थे? पहले आपका हो जाता है ब्राह्मण, पहला आपका हो जाएगा ब्राह्मण, दूसरा आपका हो जाएगा क्षत्रिय, क्षत्रिय हो जाएगा, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा वैश्य, और चौथा क्या हो जाएगा? शूद्रा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज द मार्क्सियन थ्योरी व्हाइल एनालाइजिंग द इंडियन क्लास स्ट्रक्चर इन एग्रेरियन रिलेशन। कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है AR देसाई, सेकंड ऑप्शन पेजर, थर्ड ऑप्शन मैकाइवर, फोर्थ ऑप्शन दुर्खीम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग AR देसाई ने किया है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि भारतीय ग्रामीण समाज में भूमिका का स्वामित्व और उत्पादन संबंध मुख्य रूप से वर्ग विभाजन का कारण बनते हैं, और देसाई का मानना था कि कृषि संबंधों में पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे किसानों और श्रमिकों का शोषण हो रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, AR देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाख पूर्णिमा हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वॉज ऑन दिस डे। बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि यह इसी दिन थी। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धा वॉज बोर्न, बुद्ध का जन्म हुआ था। सेकंड ऑप्शन है बुद्धा गॉट इनलाइटेंड, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। थर्ड ऑप्शन है बुद्धा डाइड, बुद्ध की मृत्यु हो गई।
फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण हुआ था। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वही हिंदू धर्म में भी इस दिन दान पुण्य, गंगा स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है और इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी अपहोल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ चारवाकिज्म, अजीवक, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म? भारतीय दर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली चारवाकवाद, अजीवक, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की विचारधारा को कायम रखती है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन की रूढ़िवादी प्रणाली। सेकेंड ऑप्शन है अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन की अपरंपरागत प्रणाली। थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, दोनों भारतीय दर्शन की रूढ़िवादी प्रणाली और भारतीय दर्शन की अपरंपरागत प्रणाली। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय दर्शन की अपरंपरागत प्रणाली चारवाकवाद, अजीवक, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की विचारधारा को कायम रखती है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन की अपरंपरागत प्रणाली। और अजीवक संप्रदाय में क्या होता है और कौन से शासक ने अपनाया था अजीवक संप्रदाय? आपको याद हो तो आप बता सकते हैं। तो अजीवक संप्रदाय में अपने नियति पे यकीन रखते हैं, डेस्टिनी में जो है वही मिलेगा, कर्म पे यकीन नहीं रखते हैं, गुफाओं में रहना पसंद करते हैं ये अजीवक संप्रदायवादी और नियतिवादी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन नॉन वायलेंस, अहिंसा। सेकेंड ऑप्शन रिनंसिएशन, त्याग। थर्ड ऑप्शन मोक्ष। फोर्थ ऑप्शन है वॉलंटरी प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण का स्वैच्छिक प्रचार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन या सांसारिक सफलता का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा को अज्ञात, राग, द्वेष और कर्म बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। जैन शिक्षा प्रणाली आत्मा की शुद्धि, तप, अहिंसा और त्याग पर आधारित है, जिससे व्यक्ति अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वॉज बोर्न एट डैश डैश एंड डाइड एट डैश डैश। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म डैश डैश में हुआ था और उनकी मृत्यु डैश डैश में हुई थी। जो फिल इन दी ये जो ब्लैंक्स है इसको आपको फिल करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन है वैशाली एंड राजगृह, सेकेंड ऑप्शन है कुशीनारायण पावा, थर्ड ऑप्शन है कुंडग्राम एंड पावा, फोर्थ ऑप्शन है काशी एंड चंपा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैन धर्म के 24th तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी? पावा में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुंडग्राम एंड पावा। वर्धमान महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वॉज बोर्न एट कुंडग्राम एंड डाइड एट पावा। Next question, what is the name of the tribe that is battling against Vedanta for preservation of नियमगिरी hills? उस जनजाति का क्या नाम है जो नियमगिरी पहाड़ियों के संरक्षण के लिए वेदांत के विरुद्ध संघर्ष कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन द कोंध और कांधा, सेकंड ऑप्शन है कांधा गौड़, थर्ड ऑप्शन है ओरिया मुंडा, फोर्थ ऑप्शन है डोंगरिया कोंध। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डोंगरिया कोंध जनजाति भारत के ओडिशा राज्य में निवास करती है और यह जनजाति जो है लंबे समय से नियमगिरी पहाड़ियों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। इस जनजाति का जीवन और संस्कृति पूरी तरह से इन पहाड़ियों पर ही डिपेंड है। हालांकि ब्रिटिश कंपनी वेदांता रिसोर्सेज द्वारा नियमगिरी में बॉक्साइट खनन परियोजना शुरू करने की योजना ने इस जनजाति के अस्तित्व और उनके पारंपरिक जीवन को संकट में डाल दिया है और डोंगरिया कोंध ने इस परियोजना का सशक्त विरोध किया, जिससे यह संघर्ष भारत में आदिवासी अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन गया। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डोंगरिया कोंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? तो यहाँ पर जो सत्य है वह आपको बताना है।
फर्स्ट है आर्टिकल 244 इन पार्ट 10th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनवाइसेज अ स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरियाज डेजिग्नेटेड एज शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। तो संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी आपको बताया गया था कि पार्ट 10 आपका किससे डील करता है, स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन आया था पार्ट्स वाले। सेकेंड दिया गया आपका द 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एनी स्टेट। तो एनी स्टेट नहीं है, इसमें आपका एक्सक्लूड भी है जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इस वजह से आपका ये राइट आंसर नहीं होता। हालांकि आपका 5वीं अनुसूची में यही दिया गया, बट यहाँ पर एनी स्टेट नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओनली 1। और ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरहोर्स आर। बिरहोर है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्राइब्स इन मेघालय, मेघालय में जनजातियाँ। सेकेंड ऑप्शन है ट्राइब्स इन लद्दाख, लद्दाख में जनजातियाँ। थर्ड ऑप्शन है ट्राइब्स इन झारखंड, झारखंड में जनजातियाँ। फोर्थ ऑप्शन ट्राइब्स इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जनजातियाँ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिरहोर जनजाति जो है आपका झारखंड की एक घुमंतु और आदिम जनजाति है जो मुख्य रूप से जंगलों में रहती है और पारंपरिक जीवन शैली अपनाती है। और ये जो जनजाति आपका झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है, लेकिन इनकी प्रमुख आबादी आपको कहाँ देखने को मिलती है? झारखंड में देखने को मिलती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ट्राइब्स इन झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर इन बिहार। बिहार में कितनी जनजातियां हैं? फर्स्ट ऑप्शन 8, सेकंड ऑप्शन 16, थर्ड ऑप्शन 24, फोर्थ ऑप्शन 32। तो आपने जब 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे थे उस समय आपने देखा होगा, आपसे वहाँ पर बिहार का भी पूछा गया था और झारखंड का और इंडिया का। तो आपको याद हो तो आप बता सकते हैं। तो बिहार में आपकी कितनी जनजातियाँ हैं? 32 जनजातियाँ निवास करती हैं बिहार में। और ये जनजातियाँ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भिन्न होती हैं और इनका जो जीवन है मुख्य रूप से कृषि, मजदूरी और वनोपज पर आधारित है। और आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 32। तो आपको बताना है, बिहार का बता ही दिया गया 32 है। और झारखंड में कितना है? झारखंड में भी 32 है। इंडिया का आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइब्स वॉज एसोसिएटेड विद द ताना भगत मूवमेंट। ताना भगत आंदोलन से कौन सी जनजाति संबंधित थी? फर्स्ट ऑप्शन है उरांव, सेकेंड ऑप्शन अगरिया, थर्ड ऑप्शन इरूला, फोर्थ ऑप्शन मेंटोर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो मुख्य रूप से आपका बिहार, जो कि अब झारखंड, आपको पता है बिहार से अलग होकर झारखंड आपका 2000 में अलग बन गया एक स्टेट। तो यहाँ के छोटा नागपुर क्षेत्र से प्रारंभ हुआ और यह आंदोलन मुख्य रूप से उरांव जनजाति द्वारा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा का विरोध करना और सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना था। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसाइड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन नागालैंड, थर्ड ऑप्शन वेस्ट बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती हैं और मध्य प्रदेश को जनजातियों का गढ़ कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों में भी बड़ी संख्या में जनजातियां निवास करती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स which belongs to the same species when live together in a region is known as dash dash। व्यक्तियों का वह संग्रह जो एक ही का हो जब प्रजातियां एक क्षेत्र में एक साथ रहती हैं तो उन्हें डैश डैश के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कीस्टोन स्पीशीज, सेकंड ऑप्शन कम्युनिटीज, थर्ड ऑप्शन गिल्ड, फोर्थ ऑप्शन पॉपुलेशन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये भी करवाया गया था। तो व्यक्तियों का वह संग्रह जो एक ही का हो जब प्रजातियां एक क्षेत्र में एक साथ रहती तो उन्हें जनसंख्या, पॉपुलेशन के रूप में जाना जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पॉपुलेशन, जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द बुक एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन इज। जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध पुस्तक के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है माल्थस,
सेकंड ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, थर्ड ऑप्शन है कीन्स, फोर्थ ऑप्शन है फ्रैंक नॉटेनस्टीन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध एन एस्से ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक थॉमस रॉबर्ट माल्थस हैं। माल्थस ने इसमें जनसंख्या जो वृद्धि है और खाद्य उत्पादन के बीच असंतुलन को लेकर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि जनसंख्या गुणोत्तर जियोमेट्रिक दर से बढ़ती है और जबकि जो खाद्य उत्पादन है यह अंक गणितीय दर से बढ़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है वो गुणोत्तर दर से बढ़ती है, जबकि जो खाद्य उत्पादन है वो अंक गणितीय दर से बढ़ता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द माल्थेशियन थ्योरी सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपका पहला हो गया। और दूसरा है द पॉपुलेशन ग्रोथ इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो माल्थेशियन सिद्धांत के अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति ज्यामितीय प्रगति में बढ़ती है। द्वितीय दिया गया है जनसंख्या अंकगणितीय प्रगति में बढ़ती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन बोथ, फोर्थ ऑप्शन नन कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए जो माल्थेशियन सिद्धांत है इसके अकॉर्डिंग जो खाद्यान्न की आपूर्ति आपका अंक गणितीय दर से बढ़ती, ना कि ज्यामितीय मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ता है। जबकि जो जनसंख्या है ये आपका अंक गणितीय प्रगति से नहीं बढ़ता, ये आपका गुणोत्तर दर से बढ़ता है, ज्योमेट्रिक। तो ये भी हमारा नहीं होगा, दोनों ही एक दूसरे को ऑपोजिट दे दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थियोरी दैट सेज द लेवल ऑफ पॉपुलेशन एट विच पर कैपिटा इनकम इज मैक्सिमम इज। यह सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या का वह स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। फर्स्ट ऑप्शन है थियोरी ऑफ पॉपुलेशन बाय माल्थस, माल्थस द्वारा जनसंख्या का एक सिद्धांत। सेकेंड ऑप्शन थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। फोर्थ ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत, कहता है कि जनसंख्या का वह स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। और यह जो सिद्धांत है आपका सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? एडविन कैनन ने किया था आपका। और बाद में इसको विकसित करना का काम किसने किया था? डाल्टन ने किया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 टू 2011 इन इंडिया वॉज। भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी। फर्स्ट ऑप्शन है +21.54, सेकेंड ऑप्शन है +20.5, थर्ड ऑप्शन है +17.6, फोर्थ ऑप्शन है +18.64। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.64% थी और यह वृद्धि दर 1991 से 2001 की तुलना में कम थी। और भारत की वृद्धि दर में गिराव जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों और प्रजनन दर में कमी के कारण हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी +17.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडियाज रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है लो डेथ रेट, कम मृत्यु दर। सेकेंड ऑप्शन है इमिग्रेशन आवर्जन। थर्ड ऑप्शन है हाई बर्थ रेट, उच्च जन्म दर। फोर्थ ऑप्शन है इमिग्रेशन उत्प्रवास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए इसमें से आपका जो उत्प्रवास है, इमिग्रेशन है, यही आपका क्या है? जनसंख्या वृद्धि का कारक नहीं है। जबकि भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए आपका महत्वपूर्ण कारक में आपका लो डेथ रेट भी आ जाएगा, कम मृत्यु दर भी, आवर्जन भी आएगा, इमिग्रेशन और उच्च जन्म दर जो आपका हाई बर्थ रेट है ये भी आ जाएगा। और अशिक्षा और जागरूकता में कमी, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी आ जाएगा। और रिलीजियस एंड सोशल बिलीफ्स भी आ जाएगा, धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इमिग्रेशन उत्प्रवास। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और 2023 का भी लास्ट क्वेश्चन सेम ही था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कमिटमेंट अंडर द फैमिली प्लानिंग 2020 प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन 2020 कार्यक्रम के तहत प्रतिबद्धता का हिस्सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है
एक्सपैंडिंग द बास्केट ऑफ चॉइसेस, विकल्पों की टोकरी का विस्तार। सेकंड ऑप्शन है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू ऑल बेनिफिशियरीज इंक्लूडिंग अडोलसेंट थ्रू इंटीग्रेटेड RMNCH+A, एकीकृत RMNCH+A के माध्यम से किशोरों सहित सभी लाभार्थियों को सेवाओं का प्रावधान। थर्ड है फोस्टरिंग पार्टनरशिप विद नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर फॉर इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी, बेहतर सेवा वितरण के लिए गैर सरकारी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना। फोर्थ ऑप्शन है यूनिवर्सल एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज बाय 2020, तो 2020 तक परिवार नियोजन सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच। तो यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन दिया गया इसमें 2020 तक परिवार नियोजन सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, परिवार नियोजन 2020 कार्यक्रम के तहत प्रतिबद्धता का हिस्सा नहीं है, जबकि ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही है, एक्सपैंडिंग द बास्केट ऑफ चॉइसेस, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू ऑल बेनिफिशियरीज, फोस्टरिंग पार्टनरशिप विद नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर, ये सारी चीज़ें क्या है आपका ये जो बनाया गया आपका फैमिली प्लानिंग 2020 प्रोग्राम इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, यूनिवर्सल एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज बाय 2020। चलिए फिर यहाँ हमारा पेपर सॉल्व हो गया 2024 का। आपको पता है बिहार स्टेट में 2 ही पेपर हुआ, आपका एक 2023 में, दूसरा 2024 में। तो दोनों ही आपने देखा एज इट इज कितने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिला, और इससे आपको पता चल जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना, फ्री माइंड से बढ़िया से पढ़िए। जितना भी पढ़ा दिया गया अगर आप इतना भी कर लेते तो भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा, जितना अभी तक हमने पढ़ाया। और मैराथन सेशन के बाद भी आपका जितना भी है क्लियर हो जाएगा। तो मैराथन सेशन जो होगा वो हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे, तब करेंगे। और क्या बोलते हैं वहाँ पर हम सभी स्टेट के PYQ से इंक्लूड करेंगे। स्टेट कौन कौन सा रहेगा आपका, MP हो गया, बिहार हो गया, UP हो गया, झारखंड हो गया, और क्या हो गया किसका हो जाएगा, राजस्थान का भी ले लेंगे और हरियाणा का भी। तो इतने स्टेट के आपके PYQs रहेंगे। जहाँ पर भी आपका सोशोलॉजी का पेपर हुआ तो वो मैराथन आप इंडिया के किसी भी स्टेट में एग्जाम देने जा रहे होंगे, वहाँ सोशोलॉजी पूछी जाती, तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि सभी के PYQs उसमें इंक्लूड करेंगे। चाहे फिर आप PGT का एग्ज़ाम हो, GIC का एग्ज़ाम हो, या कोई टेट जैसा एग्ज़ाम हो, और UGC नेट के भी हम 200-250 क्वेश्चन रख लेंगे। तो ये आपके लिए वो सेशन कंप्लीट पैकेज रहने वाला, उसमें आप सभी लोग जुड़िएगा। और आपको भी पता है कि आपको नहीं पता है, मुझे ही पता है कि जो व्यूअर है उसमें से ओनली 20% व्यूअर ने ही सेशन को चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो जो 80% वैसे भी देखते हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और मिलेंगे अब नेक्स्ट संडे, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।